नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो बीए 6 सेमेस्टर जो इंग्लिश लिटरेचर है ड्रामा, उसके जो पहले अपन चैप्टर की 1 बाय 1 समरी पढ़ेंगे, उसके बाद में मॉडल पेपर के ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक क्योंकि कोई पेपर हुआ नहीं है 6 सेम का, तो हम ये गैस कर सकते हैं, अनुमान के आधार पे कुछ प्रश्न वगैरह लेके आए और चैप्टर की समरी लेके आए, तो जिसके आधार पे आप खुद से कुछ क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो आप इस क्लास को देखने से आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपना पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है मैकबेथ। क्या है? मैकबेथ। अब मैकबेथ जो पहला चैप्टर है और ये लिखा किसने? विलियम शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा है। तो अपन 1 बाय 1 इनका क्या समझ रहे, समरी समझ रहे। मैकबेथ। अब देखिए इसकी समरी, मैकबेथ समरी। मैकबेथ इज अ फेमस ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यानी कि जो मैकबेथ है ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये क्या है, ट्रेजेडी है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इट इज अ स्टोरी अबाउट एम्बिशन, पावर, ग्रीड एंड गिल्ट। और जो ये कहानी है ये लिखी गई किसके आधार पर है? ये महत्वाकांक्षा, यानी कि एक दूसरा व्यक्ति होता है वो दूसरे से क्या करता है? महत्वाकांक्षा, यानी कि एक दूसरे से ईर्ष्या करता है उसके बारे में। इसके साथ में पावर, यानी कि कोई व्यक्ति है वो सत्ता चाहता है, यानी कि शक्ति। कोई व्यक्ति होता है, जैसे कि आज के समय अपन देख सकते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आधिपत्य जमाती है, या फिर एक व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है उसके बारे में। ग्रीड, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, लालची बनता है। और गिल्ट, और वो किस प्रकार से अपराबोध मतलब महसूस करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसके अंदर स्टोरी में क्या होता है। द स्टोरी बिगिन विद अ वार बिटवीन स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे। अब ये जो कहानी शुरू होती है इसमें दो देशों की बात होती है। एक देश है जिसका नाम है, यानी कि दो जो एरिया है, एक स्कॉटलैंड है और एक नॉर्वे। इन दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाई शुरू होती है। मैकबेथ इज ए ब्रेव स्कॉटिश जनरल। अब जो मैकबेथ है ये एक, इस कहानी का सबसे मुख्य जो कैरेक्टर है वो किसका है? वो मैकबेथ का। वो एक बहुत ज्यादा क्या है, बहादुर है। और वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करता है और वो वहाँ का क्या है? जनरल है। ही फाइट्स वेरी वेल एंड डिफेक्ट द एनिमीज। अब वो बहुत ही अच्छी तरीके से, कौन? मैकबेथ क्या करता है? युद्ध करता है। अब देखो युद्ध किसका हो रहा है? और स्कॉटलैंड का और नॉर्वे का युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में वो जो अपने मैकबेथ है ये क्या करता है? युद्ध करता है अच्छी तरीके से। और वहां की जो सामने इनकी जो नॉर्वे की सेना होती है उनको वो क्या कर देता है? हरा देता है। और अपने जो एनिमी शत्रु होते हैं उनको क्या कर देता है? मार देता है। बिकॉज एंड क्योंकि ऑफ हिज करीज, यानी कि साहस, वो अपना साहस को बनाए रखता है। किंग डक्कन प्राइजेज हिम। अब जो वो क्या करता है, जब दो देशों के बीच में या दो एरियाज के बीच में युद्ध होता है तो उस समय उनका जो राजा होता है वो क्या होता है, जिसका नाम होता है डक्कन, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? खुश होता है। और खुश होने के बाद उसको बहुत ज्यादा क्या देता है? प्राइज देता है। क्या देता है? प्राइज, अर्थात वो उसको क्या देता है? इनाम देता है। एंड मैक, यानी उसको बनाता है थैन ऑफ द कवर्ड, यानी कि उसको थैन ऑफ कवर्ड, ये उसको वहां का उपाधि देते हैं और वहां का जो प्रमुख वगैरह बना दिया जाता है। किसको बनाते हैं? वो बनाते हैं मैकबेथ को। कौन बनाते हैं? वहां के राजा। वहां के राजा का नाम क्या है? डक्कन। तो अपन ये पढ़ा कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर कोई व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, किस प्रकार से वो सत्ता में आना चाहता है और किस प्रकार से राजा बनना चाहता है। अब देखो यहाँ पर जो मैकबेथ है वो देश को या एरिया को, अपने क्षेत्र को जो क्या करना है उसमें युद्ध जीतने के लिए शत्रुओं को मार रहा है। पर जब डक्कन उसको क्या करेगा? एक उपाधि देगा, तो इसके मन में ईर्ष्या होगी। किसके मन में? मैकबेथ के, कि मैं डक्कन को क्या करूं? मारूं, और मारने के बाद मैं क्या बन जाऊं? राजा बन जाऊं। तो देखो, on their way home, Macbeth and his friend Banquo meet three witches। अब देखो वो जब रास्ते से जा रहे थे, एक समय की बात है, वो रास्ते से जा रहे, और अब कौन कौन जा रहा है? एक तो मैकबेथ जा रहा है और मैकबेथ के साथ में उसका फ्रेंड जा रहा है जिसका नाम क्या है? बैंको। वो रास्ते से जा रहे और विचेस वो किससे मिल रहे? चुड़ैलों अर्थात जादूगरनियों से मिलते, जो कुछ न कुछ नई बातें बताती है। द विचेस टेल मैकबेथ डेट। अब जो वो जो जादूगरनियां होती है या वो चुड़ैली होती है, वो जो मैकबेथ को बताती है, ही विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड वन डे,
यानी कि आप है वो स्कॉटलैंड के एक दिन क्या बनोगे, राजा। और ये बात जब कौन सुनता है, मैकबेथ सुनता है, तो उस समय उसके मन में विचार आना शुरू हो जाता है कि हाँ ऐसी बात है तो मैं राजा बनूंगा। तो वो डंकन को क्या करता है, मारता है। एक समय डंकन जो राजा होता है वो मैकबेथ को इतना सारा सामान वगैरह देता है, तो भी उसके मन में क्या विचार आता है, और वो अपने राजा को मारने के बारे में साजिश रचता है। क्यों, इसको ये जो सत्ता वाला या राजा वाला भूत किसने दिया, उन जो 3 जादूगरनियां थी उन्होंने। दे ऑल्सो से, वो हमेशा कहते हैं कि द बैंकोज एंड बैंको चिल्ड्रन विल बिकम किंग ऑफ इन द फ्यूचर। अब जो 3 जादूगरनियां थी उन्होंने कहा जो कि एक तो राजा कौन बनेगा, एक राजा बनेगा मैकबेथ एक समय, और एक जो बैंकों के जो बच्चे, बैंकों के बच्चे भी क्या करेंगे, वो भविष्य में क्या बनेंगे, राजा। अब देखो इनको खुद नहीं बनेगा पर उसके बच्चे बनेंगे, और इसमें मैकबेथ खुद बनेगा। इस प्रकार की जब वो बातें सुनते तो उनको लगता है कि ये भविष्यवाणी सत्य होगी। थोड़ी देर तो वो मजाक में लेते कि यार ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, पर कुछ समय बाद उनको लगता है क्या पता मैं बन भी जाऊं। अब आगे क्या होता है, मैकबेथ एंड हिज वाइफ लेडी मैकबेथ बिकम वेरी ambitious. लेडी मैकबेथ कन्विंस मैकबेथ टू किल किंग डकन while he is sleeping in their castle. अब देखिए जो मैकबेथ होता है वो सारी सारी बात आके किसको सुनाता है, अपनी वाइफ को सुनाता है। किसको सुनाता है, वाइफ को। अब उससे उसकी जो वाइफ होती है उसकी एम्बिटीज यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा होती है या ईर्ष्या होती है, जलन होती है, वो ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो चाहती है, उसकी महत्वाकांक्षा यानी कि उसकी इच्छाएं होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। और उसके मन में इच्छा क्या आ रही है, वो कन्विंस करते अर्थात वार्तालाप करते, वो कहते हैं कि अपन क्या करें, राजा को क्या करें, किल अर्थात मार दे। अब एक समय की बात होती है कि जो राजा होता है वो किसके घर आ जाता है, मैकबेथ के घर आता है कि मैं आज आपके घर पे रात को सोऊंगा। जब वो राजा उसके घर आता है तो घर आने के बाद में इसकी हस्बैंड वाइफ दोनों क्या कहते हैं, विचार करते हैं, और अपन कहते हैं कि इसको अपन राजा को क्या करेंगे, मार देंगे, और उसके बाद में अपन नए राजा बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ये लेडी थी ना, लेडी मैकबेथ, इसकी जो रानी बनने के सपने थे, ख्वाब थे, वो ज्यादा क्या थे, बड़े। वो देख रही थी कि मैं रानी बनूंगी, उसके बाद में आरामदायक जिंदगी जीऊंगी, इसलिए वो राजा को मारने का क्या करती है, सपना देखती है, और मरवाती किससे, अपने हस्बैंड से। आगे अब राजा है वो एक दिन किसके घर आया हुआ है, तो वो एक दिन मैकबेथ के घर आया हुआ है, क्योंकि जो मैकबेथ है वो उसका परम भक्त है, इसलिए उसके घर आया। और घर आने के बाद में क्या करते, आफ्टर द मर्डर, अब वो राजा को मारते हैं। कैसे मारते, आफ्टर द मर्डर, मारता कौन है उसको, मैकबेथ। मैकबेथ बिकम द न्यू किंग। अब राजा को मारा, और राजा को मारने के बाद में मैकबेथ क्या हो जाता है, नया राजा बन जाता है। अब जब वो मारता है तो वो क्या करता है कि खुद मार तो देता है, पर उसके साथ में जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके हाथ में तलवार वगैरह दे देता है। जब उनके हाथ में तलवार देता है तो उसके बाद में घटनाक्रम ये होता है कि जब सुबह वहां की पंचायत पूरी इकट्ठी होती है कि किसने मारा, तो वो मारा होता है, मारा तो मैकबेथ ने, क्योंकि उसको राजा बनना है, जबकि वो तलवार है या फिर वो कोई भी जो हथियार है वो अपने उनके बॉक्सर को देता है कि भाई इन्होंने मारा है। और जैसे ही वो जनता साथ में एक साथ इकट्ठी होती है तो उधर से मैकबेथ आता है, वो भी दुख जाहिर करता है वो राजा को किसने मारा, और फिर उसी तलवार से वो जो बॉक्सर होते हैं उनको मार देता है। क्यों मारता है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि उन जो उनके सिक्योरिटी गार्ड है उनको नहीं मारूंगा तो फिर वो सच है वो बता देंगे, और वो कहेंगे कि मैकबेथ ने इसको क्या किया है, मारा है। आगे जबकि मारने वाला प्लान किसका था, मैकबेथ की वाइफ का था। सुन एंड जल्दी मैकबेथ बिकम अफायर्ड टू लॉसिंग हिज थ्रोन, ही ऑर्डर द मर्डर ऑफ हिज फ्रेंड बैंको। अब देखो कुछ समय बाद जो उसको मैकबेथ था, इसको अपने जो राज शासन है, सिंहासन है, उससे क्या लगा, डर लगा कि एक समय बाद अब मेरा जो सिंहासन है वो क्या हो जाएगा, जो मेरी राजाशाही है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ही ऑर्डर, वो ऑर्डर देता है द मर्डर ऑफ हिज फ्रेंड बैंको, और वो अब उसका बैंको जो खास फ्रेंड है उसकी वो कह रहा है कि इसको मार दो। बट बैंको सन प्लेन्स escape. Macbeth then kill Macduff's wife and the children, making many people hate him. अब देखो मैकबेथ जब राजा बनता है तो राजा बनने के बाद वो क्या करता है कि एक इस प्रकार से माहौल क्रिएट करता है और एक मीटअप रखता है। क्या रखता है, मीटअप या अपन कह सकते हैं पार्टी। क्या करता है, पार्टी। अब जब वो पार्टी रखता है तो पार्टी में सभी को इनवाइट करता है, पर अब उसका सपना क्या है, एक बैंको और बैंको का लड़का जो आगे क्या बनने वाला है, राजा बनने वाला है। तो बैंको और बैंको के बेटे को दोनों को बुलाता है और वो कहता है कि जब वो पार्टी में आएंगे तो मैं इन दोनों को मार दूंगा और मेरा राजा बनने का सपना हमेशा हमेशा पड़ा रहेगा। एक तो उसने किसको मारा, डंकन को मारा, उसके बाद राजा बन गया। अब इसको चिंता सता रही है कि बैंको का जो बेटा है ये भी क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। क्यों, उन चुड़ैलों ने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। तो अब इसको मारना उसका क्या है, टारगेट है। अब वो मीटिंग में जैसे उनको बुलाता है तो बैंको तो मर जाता है, जबकि बैंको का लड़का होता है वो वहां से क्या हो जाता है, भाग जाता है।
फिर क्या होता है कि अब उसको एक एक करके सभी को मारना है। अब मैकबेथ क्या करता है कि जो मैकडफ उसका जो फ्रेंड होता है उसकी वाइफ को और उसके चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनको भी वो क्या कर देता है, वहां से मार देता है। अब वो सभी को ये ऐसे मार रहा है कि इसलिए मार रहा है क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि डंकन को किसने मारा था, मैकबेथ ने मारा था। आगे फाइनली मेलकॉम द सन ऑफ द किंग डंकन। अब देखो डंकन जो राजा था इसका जो पुत्र था जिसका नाम क्या था, मेलकॉम। ये डंकन था, ये जो अपने बाद में राजा किसको बनाना चाहता था, मेलकॉम को बनाना चाहता था। पर जब डंकन की क्या हो गई, डेथ हो गई। डंकन की क्या हो गई, डेथ। तो डंकन की डेथ होने के बाद में जो इसका बेटा था मेलकॉम, वो बहुत ज्यादा डर गया और वो वहां से भाग गया। वो इसलिए भागा, उसने कहा कि यदि मेरे पिता को मारा है तो आने वाले समय में वो व्यक्ति मुझे भी मारेगा। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से दूर चला जाता है और दूर चले जाने के बाद में एक ऐसी सेना तैयार करता है और सेना तैयार करने के बाद में वो उन सैनिकों को लाता है और फिर वो मैकबेथ को मरवाता है। कैसे मरवाता है, जॉइन मैकडफ एंड राइजेज एन आर्मी टू फाइट मैकबेथ। अब वो क्या करता है कि वो मेलकॉम है वो वहां से तो भाग जाता है, भागने के बाद में वो क्या करता है, मैकडफ के साथ में मिलकर एक सेना तैयार करता है और वो किसको मरवाने के लिए, मैकबेथ को मरवाने के लिए। इन द फाइनल बैटल, अंतिम वार में मैकडफ किल मैकबेथ। अब जो एक वार होता है और वार होने पर वो जो मैकबेथ को कौन मार देता है, जो ये मैकडफ होता है ये और उसका जो मेलकॉम होता है, ये दोनों क्या करते, मार देते। अभी आसानी से नहीं मरता क्योंकि जो ये अपना मैकबेथ है इसको एक मिला हुआ है कि ये किसी व्यक्ति से मर सकता, अर्थात कोई यदि महिला है और उसके गर्भ से यदि जन्मा हुआ बेटा है तो वो इसको मार नहीं सकते। तो इसको मैकबेथ को लगा कि इसका मतलब मैं जिंदगी में कभी मरूंगा नहीं। तो क्या होता है कि जो ये मैकडफ होता है ये किसी व्यक्ति के गर्भ से नहीं निकला होता है, इसको जो उसकी माँ का पेट होता है उसको चीर कर निकाला हुआ होता है, इसलिए इसको क्या कर देता है, मार देता है। आफ्टर द मैकबेथ डेथ, मैकबेथ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मेलकॉम बिकम्स द न्यू किंग। अब वापस जो मेलकॉम होता है ये क्या करता है, नया राजा बनता है स्कॉटलैंड का। एंड पीस एंड रिटर्न इन द किंगडम। अब साम्राज्य में वापस क्या आ जाती है, शांति व्यवस्था आ जाती है। सबसे पहले अशांति की किसने थी, अशांति की थी मैकबेथ ने, क्योंकि मैकबेथ को जो तीन जो विचेज यानी कि जादूगरनी आई थी उन्होंने एक बात कही थी कि आप क्या बनोगे, राजा बनोगे। तो वो डंकन को मारता है, डंकन का पुत्र होता है वो वहां से भाग जाता है, वो कहता है कि मेरे पिता को मारा है तो अब मुझे भी मारेगा। तो उनका बदला लेने के लिए एक सेना तैयार करता है। तो सेना तो तैयार कर दे पर अब करे तो भी करे क्या। तो एक इसको कहा हुआ था कि मैकबेथ के किसी भी महिला के गर्भ से जन्मा हुए व्यक्ति इसको नहीं मार सकता। तो इसको मारता कौन है, मैकडफ मारता है, क्योंकि मैकडफ किसी महिला के गर्भ से पैदा नहीं होकर उसको पेट फाड़ कर उसको निकाला गया होता है। आगे अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि द प्ले टीचेस दैट ग्रीड, एम्बिशन एंड द एविल एक्शन लीड द डिस्ट्रक्शन while honesty and the justice always win in the end। अब देखो ये नाटक है, हमें क्या सिखाता है, हमें जो लालच सिखाते हैं वो लालच क्या है, बुरी भलाई। एम्बिशन यानी कि जो हमारी महत्वाकांक्षा है वो कभी पूरी होती नहीं है। एविल एक्शन लेड टू डिस्ट्रक्शन, और हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो हमें क्या, विनाश की ओर लेके जाते हैं। वाइल ऑनेस्टी एंड जस्टिस ऑलवेज विन इन द एंड, और अंतिम समय में जो ईमानदारी होती है और न्याय होता है वही हमेशा क्या होता है, जीतता है। क्योंकि मैकबेथ ने गलत किया था इसका मतलब वो हारा था, क्योंकि मैकबेथ की डेथ हो जाती है, उसको लोग मार देते हैं और उसकी वाइफ होती है वो पागल हो जाती है, उसकी वाइफ फांसी खा लेती है। इस प्रकार से घटनाक्रम होता है। आगे अगला है ऑल माई सन्स। अब ऑल माई सन्स में क्या होता है, ये लिखा है आर्थर मिलर ने लिखा है। इसके अंदर ऑल माई सन्स इज अ फेमस प्ले रिटन बाय आर्थर मिलर। इट इज अ स्टोरी अबाउट फैमिली, ट्रूथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो कहानी है एक परिवार के बारे में, सत्यता के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसके ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट वे देखिए स्लाइड क्या कि कट गई थी। देखिए इसका जो ऑल माई सन्स की जो समरी है वो है, जो किलर इज अ रिच बिजनेसमैन। जो इसका मुख्य पात्र है वो कौन है, जो किलर है वो सबसे जो अमीर है, क्या है, एक बिजनेसमैन है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, अब वर्ल्ड वार कौन सा चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा है, उस समय की बात है। हिज फैक्ट्री सेंड्स बैड एयरप्लेन पार्ट्स टू द आर्मी, और उनकी जो फैक्ट्री होती है, ये बिजनेसमैन है, कौन है, ये जू किलर है, जो ये बिजनेसमैन है, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री से क्या कर दिया, एयरप्लेन भेजी। और एयरप्लेन कैसे थे, बैड थे, और किसको भेज दी, आर्मी को भेज दी। मैनी पायलट्स डाई
बिकॉज ऑफ दिस पार्ट्स, और बहुत सारे पार्ट खराब होने के कारण उनके अंदर प्रॉब्लम आई, जिससे बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। बहुत सारे जो उनके सोल्जर थे उनकी डेथ हो गई थी। जो डज नॉट गो टू जेल, अब जो ये जो था ये जेल नहीं गया, बट हिज बिजनेस पार्टनर इज पनिश्ड, पर उसका जो बिजनेस पार्टनर था वो क्या हो गया, पनिश हो गया, क्योंकि इसने खुद ने तो खुद पर ली नहीं, क्योंकि जब वो पब्लिश किया गया तब इसने क्या कहा था कि जो ने कहा कि मैं तो बीमार हूँ, वो घर बैठ गया, और जो इसका बिजनेस पार्टनर था उसने बेचारे ने जैसे ही वो पब्लिश करने के बाद में पार्ट उन्होंने सेंड किए उस आर्मी को, और उसके बाद में उसके अंदर 21 लोगों की डेथ होती है और वो मर जाते हैं, और उसके बाद में जो को तो कुछ नहीं होता, और उसका जो पार्टनर होता है उसको क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अब देखो आगे क्या होता है, जो सन क्रिस केलर वांट टू मैरी एनी डिविर। अब देखो जो ये जो है इसके बेटे का नाम क्या है, क्रिस, जो के बेटे का नाम क्या है, क्रिस। अब ये जो एक शादी करना चाहता है उस लड़की का नाम है एनी, क्या है, एनी। अब वो एनी से क्या करना चाहता है, शादी। एनी वाज एंगेज्ड विद क्रिस ब्रदर। अब जो एनी है ना, इसकी जो सगाई हो रखी थी वो किससे हो रखी थी, लैरी से। अब देखो लैरी कौन है, लैरी क्रिस का भाई है, यानी इसका मतलब ये समझो कि जो है इसके कितने बेटे, दो है। जो के पहले बेटे का नाम क्या है, क्रिस, दूसरे बेटे का नाम क्या है, लैरी। अब क्या होता है कि जो होता है ना, इसके जो बेटा क्रिस होता है वो किससे प्रेम करता है, एनी से कर रहा है, जबकि एनी किससे प्रेम कर रही थी पहले, वो लैरी से कर रही थी। अब होता क्या है, Who went missing in the war, जबकि अब लैरी की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब लैरी की जैसी डेथ हुई तब अब वो जो क्रिस है ना वो शादी करना चाहता है एनी से। वो कह रहा है भाई कि मेरे भाई की तो डेथ हो गई है, तो अब इसके बाद मैं इस लड़की से क्या कर देता हूँ, शादी कर लेता हूँ। जो वाइफ कैट, अब इसकी जो की वाइफ यानी कि इस क्रिस की और इस लैरी की जो मदर है वो उस जिसका नाम क्या है, कैट, बिलीव लैरी इज स्टिल अलाइव, जबकि इसकी माँ के मन में अभी तक ये विचार है कि मेरा जो बेटा लैरी है वो क्या है, जिंदा। जबकि जो लैरी है इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इसकी डेथ किस में हुई थी, इसकी डेथ हुई थी वार में। किस में हुई थी, वार में। इस जो के फैमिली में कौन कौन है, तो जो के फैमिली में एक ये खुद है, एक उसकी वाइफ है जिसका नाम क्या है, कैट, और इसकी फैमिली में कौन है, क्रिस है, और इसकी फैमिली में कौन है, लैरी। ठीक है, अब देखो जो है ये क्या है, बिजनेसमैन है। कैट इसकी क्या है, कैट इसकी वाइफ है। इसके बेटे का नाम क्या है, एक का क्रिस और एक का लैरी। लैरी कौन था, तो लैरी आर्मी में था। इसकी आर्मी में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसकी आर्मी में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ होती है तो अब बचता कौन है, एक क्रिस। अब क्रिस है वो किसे पसंद करता है, एनी को। किसको पसंद करता है, एनी को। एक समय जो एनी है वो एंगेज थी, किसके साथ थी, वो थी लैरी के साथ। अब लैरी की जब डेथ हुई तब अब लैरी की जब डेथ हुई तो लैरी की जो गर्लफ्रेंड है उससे शादी करना कौन चाहता है, क्रिस चाहता है। अब क्रिस ने ये जो अपनी जो बात थी ये किसको बताई, अपने पापा को बताई। इसके पापा तो एग्री है, पर इसकी जो माँ है कैट वो एग्री नहीं। उसके मन में आज भी लग रहा है कि मेरा लैरी बेटा जिंदा है और एक समय बाद वापस आएगा। आगे क्या होता है, आगे letter N so Larry's last letter. In the letter Larry say he know about his father's mistake and feels ashamed. He decide to end his life. अब देखिए इसमें होता ये है कि जब वो इतनी सारी चीजें होती है उसके बाद में घटनाक्रम ये होता है कि जो एनी होती है, कौन होती है, एनी। इस कहानी को अपन एक बार अच्छे से समझते हैं, ऑल माई सन्स। इसमें ये होता है कि एक जो एनी होती है, एनी क्या करती है कि शादी अब किससे कर रही है, वो एनी जो ये शादी कर रही है, एनी जो शादी करना चाहती है वो उस लड़के से करना चाहती है। लड़के का नाम क्या है, तो लड़के का नाम ये रहा। इसके बारे में जैसे एनी है वो शादी किससे करना चाह रही थी, क्रिस से करना चाह रही थी। अपन इस कहानी को यहाँ पे समझते पूरा, क्योंकि आगे कुछ पीपीटीज है कुछ नहीं है इसलिए। अब ऐसे समझो कि एक है जो, एक है कैट, एक है क्रिस और एक है लैरी और एक है एनी। ठीक है, अब देखिए एक जो एनी का भाई है। अब क्या हुआ कि जो क्रिस है वो अब किसको पसंद कर रहा है, एनी को। ऐसे समझो कि लैरी जो सेना में था इसकी डेथ हो गई, अब ये इसको पसंद कर रहा है, ये भी इसको पसंद कर रही, दोनों पसंद कर रहे। इसका पिता जो ये बात को मान गया, जबकि इनकी माँ कैट बात को नहीं मान रही। इसके बाद होता है एक एनी का जो भाई होता है वो आता है, किसके पास आता है, जो के
पास आता है। अब जो से लड़ाई करता है। लड़ाई क्यों करता है? क्योंकि जो का बिजनेसमैन था जिसको जेल हुई थी वो इस एनी का पापा था। एनी का पापा जो बिजनेसमैन था किसके साथ था? जो के साथ था। और इसको क्या हो जाती है? जेल। अब जब इसको जेल होती है तो वो उसका भाई आता है एनी का और उसको कहता है कि भाई आपके कारण मेरे पापा को जेल हुई, ऐसे वैसे सब कुछ सुना के जाता है। अब आज भी जो कैट के मन में लग रहा है कि मेरा बेटा जिंदा है, तो एनी कह रही है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपका बेटे की क्या होगी? डेथ हुई। अब बेटा वास्तव में कोई उससे नहीं मरा था। किससे? कोई जैसे कि जहाजों से या फिर कोई खराब जो जहाज वगैरह थे उससे नहीं मरा था। घटनाक्रम ये हुआ कि इसके पापा जो की जो क्या थी, एक बिजनेस था। जो का क्या था? बिजनेस था। इस बिजनेस ने क्या बना दिए थे? गलत। और गलत क्या बनाते? एरोप्लेन। अब जब गलत एरोप्लेन बनाए इससे 21 जनों की मौत हो गई। कितने जनों की मौत हो गई? 21 जनों। अब जब 21 जनों की मौत हुई तब इसको लगा, किसको? लैरी को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार मेरे दोस्तों की 21 जनों की यदि डेथ हो गई तो इसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो इसने खुद को क्या कर दिया? खुद से ये क्या हो गया? मर गया। और इसने कुछ ना कुछ गलत कदम उठाया। और ये जब गलत कदम उठा रहा, इससे पहले इसने एक लेटर लिखा था कि मेरे पापा ने कुछ मिस्टेक कर दी है एरोप्लेन वगैरह बनाने में, और जैसे 21 लोगों की डेथ हो गई है, और इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, अपनी फांसी वगैरह खा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। और ये लेटर किसको दिया? एनी को। और एनी ने ये बात किसको बता दी? कैट को बता दी। और ये बात सुन ली किसने? जो ने। अब जो ने सुनी तो जो को लगा कि यार अच्छा ऐसा हुआ, यानी इसका मतलब मेरे बेटे की मृत्यु का कारण कौन है? मैं ही हूं। क्योंकि जो हमेशा खुद का भला सोचता था, उसको ये बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि भाई सेना के लोग मरे, कोई लगे। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने 2 बच्चों की परवाह थी, इसके अलावा किसी की परवाह नहीं थी। पर जब इसने पार्ट का नाम क्या दिया? ऑल माई सन्स। जब ये क्या होता है कि जब उसको लगा कि 21 जने सेना वाले मरे और एक मेरा बेटा मरा, इसका मतलब 22 जनों का हत्यारा कौन है? मैं हूं। और मैं उन सभी को क्या कहता हूं? ऑल माई सन्स। वो सब मेरे बेटे है। और उसका अंतरात्मा होती है, वो जागती है और वो खुद को क्या कर देता है? खुद को इस दुनिया से विदा कर देता है। आगे। अब जो अंडरस्टैंड डेट ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डेट्स। अब वो जो को लगता है कि जो लोग मरे उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग लैरी। और वो लैरी भी साथ में। ही फील्स गिल्टी एंड किल्स हिमसेल्फ। और वो खुद को बहुत ज्यादा बुरा पाता है और खुद को वो क्या कर देता है? मार देता है। आगे। इससे शिक्षा क्या मिलती है? द प्ले टीचेस डेट वी मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ। यानी कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सत्यता के बारे में बताना चाहिए, कभी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि हमें हमेशा क्या लेनी चाहिए? जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी चीज के प्रति, काम के प्रति। फॉर एंड के लिए आर एक्शन। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा काम हमेशा क्या हो? बेहतर हो। ग्रीड एंड लाइज ब्राइंग पेन एंड सैडनेस। जो हम लालच करते हैं, लालच से हमेशा क्या? उदासी। और हमें हमेशा क्या है? दर्द ही मिलता है। जब व्यक्ति कोई लालच ज्यादा करेगा उससे उसको इतना नुकसान ही है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट। अगला चैप्टर का नाम है द बर्थडे पार्टी। ये लिखा किसने? ये लिखा है हेरोल्ड पिंटर ने। अब देखो, द बर्थडे पार्टी इज अ फेमस प्ले रिटन बाय हेरोल्ड पिंटर। इट इज अ स्टोरी अबाउट फियर, मिस्ट्री एंड पावर। अब ये जो लिखी गई है कहानी, ये किसके बारे में लिखी गई? डर के बारे में लिखी गई है, एक रहस्य के बारे में लिखी गई है, और एक शक्ति के बारे में लिखी गई है। वो किस प्रकार से? स्टेनली वेबर लिव्ड इन ए स्मॉल बोर्डिंग हाउस ऑनर बाय मैग एंड पैट्री बोल्स। अब देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? स्टेनली। क्या है? स्टेनली। अब स्टेनली है वो कहाँ रहता है? एक छोटे से घर में रहता है। और उस घर के मालिक कौन है? एक मैग जो कि एक महिला है, और एक है पैटी। और पैटी कौन है? एक मैन है। यानी कि हस्बैंड वाइफ है ये। मैग जो उसकी वाइफ है, और पैटी क्या है? जो उसका हस्बैंड है। ये हस्बैंड वाइफ है। इनके साथ में एक नया व्यक्ति रहने के लिए आया है, एक गेस्ट के रूप में, और जिसका नाम क्या है? स्टेनली है। ठीक है। वन डे टू स्ट्रेंजर, जिनका नाम क्या है? गोलबर्ग एंड द मैकन कम इन द हाउस। दे से दे आर देयर फॉर स्टेनली। अब देखो क्या होता है कि जो स्टेनली है ये किसके साथ रह रहा है? मैग और पेटी के साथ रह रहा है। अब इनके घर में जो मैग और पेटी, इनके घर में 2 लोग आते हैं जिनका नाम क्या है? एक का नाम है गोल्डबर्ग। क्या है? गोल्डबर्ग। और दूसरे का नाम है मैकन। क्या है? मैकन। अब ये दोनों ही आते हैं, और मिलने किससे आते? स्टेनली से मिलने के लिए आते। अब आगे क्या होता है?
मैग गिव्स स्टेनली अ बर्थडे पार्टी। अब जो आज की रात को क्या है कि जो इनके घर पे जो मैग वगैरह है ना, मैग एक वुमन है और उसका जो हस्बैंड है, इनके घर पे जो स्टेनली एक मेहमान आया हुआ है, इसका आज क्या है, शाम को बर्थडे है। और ये बर्थडे मनाएगी कौन, मैग मनाएगी। बट स्टेनली से इट इज नॉट हिज बर्थडे, परंतु जो स्टेनली है वो कह रहा है कि आज मेरा जन्मदिन नहीं है, और वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। कहानी को आप ऐसे समझ सकते हो नॉर्मली कि स्टेनली एक व्यक्ति है जो किसके घर आया हुआ है, मैग और पेटी के घर आया हुआ है, और इनका जो इनसे मिलने के लिए इनके घर में दो और अजनबी लोग आते हैं, जिसका नाम, एक का नाम है गोल्डबर्ग और एक का नाम क्या है, मैकेन है। अब होता क्या है, इसका जो बर्थडे है वो आज शाम को है, और सॉरी मैग है वो स्टेनली का बर्थडे मनाना चाहती है, जबकि वो कहता है मेरा बर्थडे आज है नहीं। ड्यूरिंग द पार्टी, अब पार्टी शुरू हुई, पार्टी के दौरान गोल्डबर्ग एंड द मैकन आस्क स्टेनली मैनी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अब जो ये दो लड़के आए, एक का नाम क्या है गोल्डबर्ग और दूसरे का नाम क्या है मैकन, ये किसके साथ आए, किसके पास आए, स्टेनली के पास आए, और उसको इस प्रकार के कंफ्यूजिंग सवाल पूछ रहे जिससे इसका दिमाग क्या करे, खराब कर रहे। ये बेचारा साधारण व्यक्ति है। स्टेनली बिकम्स अफाइड, अब स्टेनली वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, डरा हो गया, एंड वीक, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। अब इससे क्या हुआ कि स्टेनली को बहुत ज्यादा क्या लगा, बुरा लग रहा है। आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द टू स्ट्रेंजर टेक स्टेनली अवे, और वो दो अजनबी जो आए थे उन्होंने क्या किया, उस जो स्टेनली वहां रह रहा है इतने दिनों से, उसको क्या करते थे, लेके चले जाते। अब होता ये कि जब वो उनके मेक के घर में रहता है तो घर से बाहर निकलता नहीं, सिर्फ घर में बैठा रहता है। तो वहाँ महिलाएं वगैरह बहुत सारी आती है, वो कहती है कि आप यहाँ से घर से बाहर क्यों नहीं निकलते, हमारे साथ पार्क घूमने के लिए चलो, वहाँ चलो। तो वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं कभी कभार जाता हूँ, बाहर जाता हूँ। तो वो महिलाएं कहती नहीं, आप नहीं जाते हो। अब पता नहीं इनकी क्या पर्सनल दुश्मनी है। ये जो एक जो लड़का आए थे, ये दोनों, एक मैकबर्ग और एक दूसरा मैकन, ये दोनों उसको क्या कर देते बेचारे को, वहां से लेके चले जाते घर से बाहर। पेटी ट्राई टू स्टॉप देम, अब वो दो लड़के लेके जा रहे हैं किसको, उसको, पर वो उनको रोकने के लिए घर का मालिक पेटी क्या करता है, कोशिश करता है, बट ही कैन नॉट, पर वो उसको पकड़ नहीं पाता, वो लेके चले जाते। द प्ले एंड्स विद द स्टेनली लिविंग द हाउस, अब स्टेनली उनके घर में मेहमान बन के आया हुआ है, पर अब नाटक वहां समाप्त होता है कि स्टेनली घर से निकल जाता है। क्यों, बेचारे के साथ में गलत किया है। एंड नो बडी नोज व्हाट विल हैपन टू हिम, पर अब कोई नहीं जानता है कि उस बेचारे स्टेनली के साथ में क्या हुआ होगा। अब इस निबंध को देने का मतलब क्या है, इस निबंध से अपन को क्या मिला संदेश, तो देखो, द प्ले टीचेस दैट फियर, यानी कि ये जो अपन को निबंध है अपन को फियर, डर के बारे में बता रहा है, प्रेशर, दबाव के बारे में, एंड द मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि हमारे पास जो शक्ति है उसका गलत प्रयोग के बारे में बता रहा है। कैन डिस्ट्रॉय, यानी कि विनाश करता है, अ पर्सन फ्रीडम एंड द कॉन्फिडेंस, यानी कि कोई व्यक्ति को अपन डरा रहे हैं। अब इन्होंने उस बेचारे व्यक्ति को डराया, देखो इसको जो पेटिन ने बहुत सारा उसको बचाने की कोशिश की, परंतु जो ये दो लड़के थे, एक कौन था, मैकन, और दूसरा कौन था, गोल्डबर्ग, ये स्टेनली को लेके चले गए। तो स्टेनली के ऊपर गोल्डबर्ग ने और मैकन ने क्या बनाया, एक बनाया उन्होंने फियर बनाया, दूसरा इसके साथ में उन्होंने क्या बनाया, प्रेशर बनाया, उसके साथ में उन्होंने उसका क्या किया, अपनी पावर का मिसयूज किया। अब ये यही कह रहे हैं कि यदि आप किसी अपनी शक्ति का मिसयूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुद का क्या कर रहे हो, विनाश कर रहे हो। अर्थात अपन को किसी कमजोर के ऊपर दबाव वगैरह नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ में ये इसके साथ गलत ये भी करते हैं कि जो उसकी वाइफ होती है मैग, उसके साथ में वो कहते हैं कि इसने गलत काम किया है, वो लाइटें बंद करते हैं। अपने जैसे पकड़म पकड़ी अपन किस प्रकार से खेलते हैं, आंखें बंद करके, इसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं, बर्थडे के रात को गेम खेलते हैं। गेम खेलने के बाद में जब एक इसका एक कोई ड्रम वगैरह होता है, उसके ऊपर जैसे इसका पैर आ जाता है, किसका, जो उस ड्रम के ऊपर जो इसका व्यक्ति का नाम क्या है, स्टेनली, स्टेनली का पैर आता है, और पैर आने के बाद में वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद में वो एक मैग नाम की जो महिला होती है उसके ऊपर वो गिर जाता है। गिरने के बाद में ये जो लड़के होते हैं गोल्डबर्ग और मैकन, ये क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और फिर वो गलत प्रकार की चीजों के मुद्दे उठाते हैं। आगे, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके 10 छोटे क्वेश्चन है और 10 बड़े क्वेश्चन है। अब देखो, द माइंड I sway by and the heart I bar shall never shake with the doubt, no shake with fear। अब देखिए रेफरेंस क्या है, these lines are taken from
मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये जो लाइनें ली गई है मैकबेथ से ली गई है और जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अब कॉन्टेक्स्ट, मैकबेथ सेज these words are hearing the witch's second prohancy he feels very confidence। अब देखो जब अपन ने देखा था कि मैकबेथ होता है ये क्या करता है, अपना आधिपत्य जमा लेता है। कहाँ जमा लेता है, जब ये डंकन को मारता है और उसके बाद में राजा बन जाता है। अब राजा बनने के बाद में इसकी दिक्कत ये हो जाती है कि इसको बहुत ज्यादा क्या होती है, टेंशन होती है। क्या होती है, टेंशन, कि मुझे कोई क्या नहीं कर दे, मुझे कोई मार न दे, कोई मुझे मार न दे। तो ये किसके पास चला जाता है, ये चला जाता है वापस उन्हीं जो विचेज होती है, जादूगरनियां होती है, उनके पास में चला जाता है। तो ये कहता है जादूगरनियां होती है, वो कहती है कि तेरे को और कोई नहीं मार सकता, तेरे पास में दो ही रीजन है, दो रीजन है डेथ के। कितने रीजन है, दो रीजन है किसके, डेथ के। पहला रीजन क्या है कि तुझे कोई भी व्यक्ति, किसी भी मतलब महिला का जन्म, महिला के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति तेरे को नहीं मार सकता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति महिला के गर्भ से पैदा नहीं हुआ तो वो मार सकता। तो इसका मन में इसको लगा मैकबेथ को कि हर एक व्यक्ति महिला के गर्भ से ही पैदा होता है, इसका मतलब मैं मरने वाला हूं नहीं। तो इसको थोड़ा शांति मिली। दूसरी बात, इसको एक बात ये और कही गई थी कि यदि जो खेत वगैरह होते उसके अंदर जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ खुद चल के तेरी यदि महल की ओर आएंगे तो ही तू मर सकता है, अन्यथा नहीं मर सकता। तो इसको लगा कि कभी पेड़ खुद चल के आएंगे नहीं। जबकि अंतिम में होता यही है कि वो जो आर्मी बनती है, तो आर्मी को लगता है कि यदि हम खुद जाएंगे, लोगों ने कहा कि यदि हम खुद जाएंगे तो फिर बुरा होगा। तो आर्मी वाले क्या करते हैं, उस जंगल के अंदर जितने पेड़ होते उनको काटते। पेड़ों को जैसे उन्होंने काटा तो पेड़ ऐसे समझो आ रहे जंगल की ओर, तो इसको लगा कि हाँ इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। और इसको मारता कौन है, वही व्यक्ति मारता है जो मतलब महिला के गर्भ से पैदा नहीं होके पेट को चीर के निकाला हुआ होता है। तो देखो अब इसको कॉन्फिडेंस इस बात का आ जाता है क्योंकि उसने एक भविष्यवाणी सुनी है। और भविष्यवाणी किससे रिलेटेड सुनी है, उसने सुनी है कि तेरे को कोई मार नहीं सकता। एक्सप्लेनेशन, मैकबेथ से दैट हिज माइंड एंड हार्ट आर स्ट्रांग। अब उसका जो हृदय है और उसका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। ही बिलीव्स नोबडी कैन डिफेक्ट हिम। अब उसको विश्वास हो गया है कि कोई भी व्यक्ति उसको मार नहीं सकता। ही हैज नो फियर डाउट, और उसके पास में न अब कोई डर है और न उसके मन में कोई डाउट है। बट लेटर यानी बाद में हिज प्राइड कॉज हिम फॉल, और उसके बाद में उसका जो घमंड होता है वो उसको क्या कर देता है, मार देता है। तो इससे अपन को मुख्य संदेश क्या देते, टू मच कॉन्फिडेंट एंड द प्राइड कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन। यानी कि ज्यादा आपको यदि घमंड है या फिर ज्यादा विश्वास है आपको, तो वो आपका एक दिन क्या कर देगा, किसी भी व्यक्ति का विनाश निश्चित कर देगा। अगला, ये इसका हिंदी है। अगला, बी स्मार्ट नाउ जो द बॉय इज कमिंग, बी स्मार्ट। अब देखिए, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ऑल माई सन्स रिटन बाय आर्थर मिलर। अब इसमें क्या बताया, अब कैट किलर से दीज वर्ड्स टू जो बिफोर क्रिस कम्स होम। अब ये जो वर्ड होते हैं ये कौन कहती है, कैट कहती है। कैट किसकी वाइफ है, जो की वाइफ है। और उसका बेटा जो क्रिस घर आता है उससे पहले ये कहते हैं, क्या कहते हैं, बी स्मार्ट नाउ। अब स्मार्ट रहो, जो द बॉय इज कमिंग, बी स्मार्ट। कैट टेल्स जो टू स्टे काम एंड हाइड द ट्रूथ। यानी कि जो कैट होती है वो जो को कहती है कि आप क्या करो, एक शांत रहो और हाइड एंड छुपा के रखो ट्रूथ एंड सत्य को। सी डज नॉट वांट टू क्रिस टू नो अबाउट जोज क्राइम। यानी कि वो कहती है कि अब देखो जो ने गलत तो किया है वो किसको पता है, वो भाई कैट को तो पता है कि मेरे हस्बैंड ने जहाज गलत बनाए जिससे लोग मरे। तो वो कह रहे अपना बेटा घर आ रहा है, इसलिए आप उसको ये बातें गलत चीजें उसको पता मत होने दीजिए। आपने जो क्राइम किया, अपराध किया है, वो अपने बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए। तो इसका मुख्य आइडिया क्या है, लाइज कैन नॉट स्टे हिडन फॉर एवर। जो झूठी बातें होती है वो हमेशा के लिए छुपी हुई नहीं रहती है, एक समय बाद अपने सामने सत्य जो चीजें होती है वो आई जाती है। आगे, अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड विचेस प्रेडिक्ट अबाउट बैंको। नैन की जो जादूगरनियां थी या डायनी थी, उन्होंने बैंकों के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी उसके बारे में बताना है। तो देखो, द विचेस सेड दैट बैंको वुड नॉट बिकम किंग। यानी उन्होंने ये कहा था कि जो बैंको है वो खुद कभी भी राजा नहीं बन पाएगा, बट हिज चिल्ड्रन वुड बिकम किंग इन द फ्यूचर। जबकि उसका जो बेटा है वो भविष्य में क्या बन पाएगा, राजा बनेगा।
अगला, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ हैव एट द बिगनिंग टू द प्ले, यानी कि जो नाटक की शुरुआत थी, जो नाटक जब शुरुआत होता है उस समय मैकबेथ के पास में कौन सी उपाधि थी? तो अपन को पता है वो जब दो एरिया के बीच में जो युद्ध होता है तो उनको जो उनका राजा होता है वो उसको उपाधि देता है, और उपाधि कौन सी देता है? थैन ऑफ द ग्लैम्स की। तो ये एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ वाज द थैन ऑफ ग्लैम्स, अ ब्रेव एंड द लॉयल नोबल मैन ऑफ द स्कॉटलैंड, यानी कि जो ये जो व्यक्ति होता है मैकबेथ, ये जो बहादुर होता है, इसके साथ में वो क्या लॉयल यानी कि वफादार होता है, और एक नोबल यानी सम्मानजनक व्यक्ति होता है। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। पर उसके बाद में ये कुछ गलत काम करता है जिसके कारण इसको फिर अपने राजा को मारता है, उसके बाद में खुद भी मर जाता है। अगला, वाई इज लैरीज सुसाइड लेटर इंपॉर्टेंट इन ऑल माई सन्स, यानी कि जो लैरी था, जो का बेटा, उसका जो सुसाइड नोट है वो अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, लैरी लेटर टेल्स द ट्रूथ अबाउट हिज फादर क्राइम, जो लैरी ने जो लेटर लिखा था वो उसके पिता की वास्तविकता के बारे में बताया था कि पिता ने किस प्रकार से क्राइम किया, और पिता की वास्तविक सत्यता है उसके बारे में ये बताता है। इट हेल्प्स एवरीवन, ये मदद करता है सभी की अंडरस्टैंड द रियल रीजन ऑफ द लैरीज डेथ, यानी कि ये अपन को बताता कि लैरी वास्तव में मरा क्यों था। लैरी वास्तव में कोई एरोप्लेन से नहीं मरा था, लैरी ने खुद ने सुसाइड किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसके पापा ने गलत काम किए, वो 21 लोग मरे थे। इसका मतलब उसको लगा कि 21 लोग बेवजह मेरे पिता के कारण मरे, तो मेरा जिंदगी में जीना कोई वसूल नहीं है। अगला, हाँ भाई नेक्स्ट, व्हाई डिड लैरी ट्री फॉल इन ऑल माई सन्स, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि जो लैरी का जो पेड़ क्यों गिर गया और इसका महत्व क्या है? द ट्री फॉल बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि जो पेड़ था वो गिरा था, वो गिरने का जो रीजन क्या था? एक तूफान था। इट्स सो, ये बताता है डेट एंड की होप इज एंडिंग एंड द हिडन ट्रूथ विल सून कम आउट, यानी कि पेड़ तूफान से गिर जाता है, अर्थात वो कहते हैं कि जो गलत चीजें होती है वो एक समय बाद वापस आ जाती है। यही कह रहा है, व्हाई डिड लैरी ट्री फॉल इन ऑल माई सन्स, यानी कि जो लैरी का जो पेड़ होता है वो कैसे गिरता है, अर्थात लैरी की जो चीजें वो सत्यता है वो किस प्रकार से आती है। तो लैरी कहता है कि मेरे पिता के कारण बहुत सारे लोग मरे, इसलिए मैं भी मर रहा हूँ, और इस प्रकार से पापा को क्राइम या अपराध नहीं करना चाहिए। यानी ये कह रहा है, इट्स सो डेट होप इज एंडिंग, यानी उम्मीदें पूरी हो जाती है, और जो हिडन यानी छिपी हुई जो सत्यता है वो एक समय बाद क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। ये टूटती हुई आशा और जल्द सामने आने वाली सच्चाई का प्रतीक है। अगला, व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ द विंटर पोज इन द बर्थडे पार्टी, यानी कि बर्थडे पार्टी में जो विंटर पोज है इसका अर्थ और इंपोर्टेंस यानी कि महत्व क्या है? अब विंटर पोज इट इज अ शॉर्ट साइलेंस, यानी कि विंटर पोज का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा मौन, नॉर्मल सा मौन, कुछ देर के लिए अपन को खामोश रहना है। इट्स सो फियर, और ये अपन को क्या बताता है? डर बताता है। टेंशन चिंता, कंफ्यूजन, और इसके साथ में वो क्या करता है? हिडन फीलिंग्स, और हमारे मन में छिपी हुई क्या करता है? भावनाएं बताता है बिटवीन द कैरेक्टर, यानी कि ये जो द बर्थडे पार्टी, ये जो किस प्रकार का ड्रामा है? ये एक पिंटर पोज है, यानी कि इसके अंदर एक फियर, डर है। वो बेचारा व्यक्ति जो पेटी आता है उसके मन में एक क्या रहता है? डर रहता है। डर क्यों रहता है? क्योंकि उसको वो दो लड़के होते मैकेन वगैरह, वो उसको उठा के लेके जाते हैं, ये डर है। उसको टेंशन यानी कि उसको क्या है? चिंता है। इसके साथ में उसको कंफ्यूजन है, यानी कि वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ सा व्यक्ति है। इसके साथ हिडन यानी कि छिपी हुई उसके मन के अंदर भावनाएं, वो उनको व्यक्त नहीं कर पा रहा है। अगला, व्हाई डज स्टैनली ट्राई टू स्ट्रेंगल मैग ड्यूरिंग द गेम ऑफ ब्लाइंड मैंस बॉल, यानी कि जो गेम का नाम क्या है? ब्लाइंड मैंस बॉल, खेल के दौरान स्टैनली मैग का गला क्यों दबाने की कोशिश कर रहा है? अब देखो, एक समय की बात होती है कि मैंने यही कहा था कि जो रात को वो क्या करते, गेम खेलते। गेम का नाम क्या है? ब्लाइंड मैंस बब। इसके अंदर ये होता है कि वो आंखें, एक व्यक्ति आंखें बंद करेगा, एक व्यक्ति आंखें बंद करने के बाद एक गिनती बोलेगा, उसके बाद वो जैसे जाएंगे एक दूसरे को पकड़ेंगे। तो ये घटनाक्रम उसके बर्थडे की पार्टी के टाइम होता है। रात को जब उसका बर्थडे उसका मनाने का विचार नहीं था, जब वो मनाते तो वो आंगन में कुछ ऐसा कोई उनके ढोल वगैरह होता है, वो आंगन में पड़ा होता है। तो बेचारा ये व्यक्ति होता है कौन सा?
स्टेनली, ये जब वो इसकी बारी आती है तो ये वहां जाता है तो वो बेचारा गिनती बोलते बोलते गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद वो जो महिला होती है जिसका नाम क्या है, उस महिला का नाम जो मैग है, उस मैग के ऊपर गिर जाता है। जब वो मैग के ऊपर गिरता है तो बाकी सारे के सारे उसकी क्या करते हैं, गलत बातें बनाते हैं कि ये इसके ऊपर गिर गया वगैरह इस प्रकार से। तो देखो स्टेनली बिकम्स फ्राइंड एंड द कंफ्यूज, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, डर जाता है और चिंतित हो जाता है। ही लॉस कंट्रोल ऑफ द हिमसेल्फ, और वो खुद का जो नियंत्रण होता है उसको क्या कर देता है, भूल देता है। एंड सडनली अटैक्स मैग ड्यूरिंग द गेम, और गेम के दौरान वो मैग के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, क्योंकि वो बेचारा गिर जाता है उसके ऊपर, तो उसको बहुत ज्यादा क्या अजीब लगता है। आगे, व्हाट आर द 5 स्टेज ऑफ द प्लॉट स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी प्लॉट स्ट्रक्चर होते हैं उसके जो 5 मुख्य चरण कौन से होते हैं। तो देखिए the 5 stages of the are exposition, rising action, climax, falling action and resolution। इस प्रकार के 5 आपके होते हैं, परिचय और संघर्ष की शुरुआत, चरम बिंदु, गिरावट और अंत। अगला व्हाट इज ट्रेजिक फ्लो, यानी ट्रेजिक फ्लो क्या है। तो देखो अ ट्रेजिक फ्लो इज द मेन वीकनेस ऑफ ए हीरो, यानी कोई भी एक हीरो होता है, कोई भी नायक होता है, उसकी जो कमजोरी होती है, उसके अंदर क्या कमजोरी है, वो अपन उसको क्या कहते हैं, ट्रेजिक फ्लो कहते हैं। ठीक है, इट कॉज हिज फेलियर एंड फाइनली लीड्स टू हिज डाउनफॉल। और ये जो कोई भी अपना जो ड्रामा होता है, यानी कि जब उसके हीरो या नायक की, जब उसके अंदर नायक के अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी तो उसके कारण उस नाटक का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, उसकी स्टोरी का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो देखो ट्रेजिक फ्लो इज द मेन वीकनेस ऑफ हीरो। अब इसमें हीरो की क्या है, वीकनेस यानी कि कमजोरी। इट कॉजेज इज द फेलियर, इससे वो असफल हो जाता है, एंड फाइनली लीड्स ले देता है टू हिज डाउनफॉल, और इससे उसका जो अंत में क्या हो जाता है, कमजोरी कारण उसका पतन हो जाता है। अगला अब है यूनिट 1। अब पर यूनिट में आपको एक क्वेश्चन 12 अंक का आएगा, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ये 60 अंक के। देखो पहला, कम टू माई वुमेन्स ब्रेड्स। अब देखो कॉन्टेक्स्ट में है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अ फेमस प्ले मैकबेथ। द प्ले इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इन दिस प्ले लेडी मैकबेथ स्पीक दीज लाइन्स व्हेन शी इज अलोन इन हर रूम। अब ये जो लाइन है ये कौन कह रही है, जो लेडी मैकबेथ है, यानी कि मैकबेथ की वाइफ है, वो कह रही है। मैकबेथ की वाइफ वही जो उसने अपने राजा डंकन को मरवाया था, और ये जब रूम के अंदर अकेली होती है तो क्या कहते हैं, कम टू माई वुमन ब्रीड्स। और वो कहती है कि मेरे मन के अंदर जो भावना है, मैं बहुत ज्यादा कोमल हूँ, मधुर हूँ, वो सारी सारी भावनाएं जाए, क्यों इसको करना क्या है, राजा को मारना है। तो ये कह रही कि राजा को मारने के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, और मेरी जो कोमल भावना है वो क्या हो जाएगी बाहर, और मेरे अंदर यदि भूत घुसेगा तो मैं क्या करूंगी, उसको मारने में सफल हो जाऊंगी। लेडी मैकबेथ इज कॉलिंग द इविल स्पिरिट्स, वो भूतों की, जो प्रेतों की जो आत्माएं होती है उनको बुलाती है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आना चाहिए। सी वांट्स द स्पिरिट्स टू टेक अवे हर सॉफ्ट एंड काइंड फीलिंग्स। और वो जो सी वांट, वो चाहती है द स्पिरिट यानी आत्मा, टू टेक अवे यानी कि दूर चली जाए, सॉफ्ट एंड काइंड फीलिंग, उसकी जो मुलायम जो भावनाएं है या फिर उसका जो दयालु जीवन है वो हमेशा उससे दूर हो जाए। सी वांट्स हर मॉन्टली फीलिंग्स और टू द टर्न इनटू बिटर पोर्शन। अब वो कह रहे कि मेरे मन की जो सामान्य भावनाएं है, मेरा जो मन दूध की तरफ पिघल जाता है, और वो जो दिल है वो किसे पॉइसन, यानी कि जो मेरा दूध जैसा मन है वो जहर में बदलना चाहिए। मेरा जो दूध जैसा मन है वो किसमें बदलना चाहिए, जहर में बदलना चाहिए। सी यानी वह wants to be very cruel and the strong so she can help her husband kill King Duncan। यानी कि वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि मेरा जब मैं बहुत ज्यादा क्या हो जाऊंगी, क्रूर हो जाऊंगी, और इससे मैं मजबूत हो जाऊंगी, और मजबूत होने के बाद मैं हस्बैंड के साथ में डंकन को क्या कर दूंगी, मार दूंगी। सी डज नॉट वांट एनी पिटी इन हर हार्ट, और वो अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं चाहती। उसको क्या करना है, डंकन को मारवाना है। डंकन को मारने के बाद में मैकबेथ राजा बनेगा, और राजा बनने के बाद ये चाहती है कि मैं खुद क्या रानी बन के रहूंगी। तो ये लाइनें किसके बारे में बताई गई, तो ये उसकी जो वाइफ के बारे में बताई गई है। अगला इसका अथवा का है, इज दिस डेजर्ट विच आई सी बिफोर मी। These lines are also from the play Macbeth by William Shakespeare. The main character Macbeth speaks these lines
he say the just before he goes kill to डंकन इन द नाइट। अब वो डंकन को रात को मारने के लिए जा रहा है, उससे पहले इसके मन में क्या आ रहा है, इट इज द डेजर्ट विच आई सी बिफोर मी। अब वो खुद बेचारा क्या हो रहा है, डर रहा है, उसको वो चाकू लेके जा रहा है, उसको लग रहा है कि चाकू कहीं मेरे ऊपर कहीं नहीं आ जाए, बहुत ज्यादा इसको क्या लग रहा है, उन चीजों से डर लग रहा है। एक्सप्लेनेशन, मैकबेथ इज वेरी नर्वस एंड स्कर्ड, ही सी फ्लोटिंग नाइफ। अब वो उस चाकू जिससे वो मारने के लिए जा रहा है उसको ये इसके ऊपर लटक रहा है इन द एयर, और वो जिस चाकू से मारने के लिए जा रहा है वो चाकू इसको लग रहा है कि मेरे ऊपर लटक रहा है, क्योंकि इसको खुद को मारने से क्या लग रहा है, डर लग रहा है। डंकन को मारने के लिए मैकबेथ को डर लग रहा है, जबकि इसको मोटिवेट कौन कर रही है, इसकी वाइफ कर रही है कि इसको मारो और मुझे रानी बनने के मेरे सपने उसको वो क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। द हैंडल ऑफ द नाइफ इज द पॉइंटिंग टूवर्ड्स हिज हैंड, और जो चाकू का जो हैंडल है वो उसके हाथ में पकड़ा हुआ है। ही ट्राई टू टच इट, वो उसको टच करना चाहता है बट ही कैन नॉट, वो कर नहीं सकता। अब जो हैंडल इससे लग रहा है जैसे चाकू हाथ में है, उसको वो टच करना चाहता है पर उसका जो चाकू उठाने का मन नहीं कर रहा है, उसको मारने का मन नहीं कर रहा है। इट इज ओनली ए ट्रिक ऑफ हिज माइंड बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट मर्डर। अब उसको लग रहा है कि यदि मैं इस प्रकार से करूंगा तो मर्डर के अंदर यदि उसको मैं मार दूंगा तो ये गलत हो जाएगा और ये मर्डर के अंदर माना जाएगा। द नाइफ पॉइंट्स हिम टूवर्ड्स द किंग्स रूम, और वो जो उस अपना चाकू लेके वो राजा के रूम की ओर जाता है और वहां से उस राजा को क्या करता है, मारने का काम करता है। इसमें यही कहा गया है कि मैकबेथ बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है, वो वहां पे तैरता हुआ चाकू देखता है, चाकू का हैंडल उसके हाथ की ओर इशारा कर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, केवल उसके दिमाग का भ्रम है क्योंकि हत्या के बारे में सोच रहा है, चाकू उसे राजा के कमरे के मारने की इशारा कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब उसकी वाइफ उसको मोटिवेट कर रही है कि आप उस राजा को मारो, क्योंकि आप राजा को मारोगे तभी तो आप क्या बनोगे, राजा बन पाओगे। अगला, एवरी डे 3 और 4 मैन नेवर कम बैक, यानी कि हमेशा 3 और 4 लोग कभी वापस नहीं आते, और ये कहां से ली गई, ऑल माई सन से। तो देखो, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द प्ले ऑल माई सन्स, ये लाइन है जो ऑल माई सन्स जो प्ले है वहां से ली गई है। इट इज रिटन बाय आर्थर मिलर, अ कैरेक्टर नेम क्रिस केलर से दीज लाइन्स, और ये जो लाइन कह रहा है वो कौन कह रहा है, क्रिस कह रहा है, और क्रिस किसका है, जो का बेटा है। ही इज टॉकिंग टू हिज मदर, वो अपनी माँ से बात कर रहा है, कैट से, और अबाउट द वॉर, वो कह रहा है कि जब वॉर होता है तो वॉर के दिन हमेशा 3 से 4 लोग क्या होते हैं, मरते हैं, डेथ होती है और वो वापस कभी नहीं आते। क्रिस वाज ए सोल्जर इन वर्ल्ड वार सेकंड, क्रिस भी सेकंड वर्ल्ड वार में क्या था, सोल्जर सैनिक था। ही इज टॉकिंग अबाउट द सैड रियलिटी ऑफ वार, वो जो वार यानी कि युद्ध के अंदर जो क्या क्या दुख होता है उसके बारे में वो बात कर रहा है। He said that during the war, वार के समय की वो बातें करता है और कहता है many good soldiers dead every day, यानी बहुत सारे भले जो लोग होते सैनिक होते वो प्रतिदिन बेचारे क्या हो जाते, मर जाते। They went to fight, वो लड़ते हैं, बट लेकिन 3 or 4 of his friends never returned home, यानी कि बहुत सारे मेरे दोस्त है वो लड़ते हैं, उसमें से 3-4 दिन कभी वापस आते नहीं है, अर्थात उनकी क्या हो जाती, वो देह को त्याग देती है। He wants his family to understand the true pain and loss the war, यानी कि हमें जो इस वार का नुकसान क्या है इसके बारे में समझना चाहिए, और जो लोग है जिनकी डेथ होती है उनके प्रति हमारे को क्या होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। ये बात कौन कह रहा है, ये क्रिस कह रहा है। अब देखो, क्रिस और इसका दोनों ही भाई, ये दोनों ही भाई किसके अंदर, वार के अंदर गए, जबकि ये क्रिस है ये तो अभी जिंदा है, और इसका भाई होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। वो वार से नहीं मरता है, जबकि वो खुद आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसका पापा है वो क्या करते हैं, गलत जो एरोप्लेन बनाते हैं जिसके कारण उसके दोस्तों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अगला, वो कहते हैं बहुत सारे अच्छे सैनिक वगैरह मर जाते हैं। अगला है श्योर, ये भी है, इनके आपके 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसमें से कोई आपको 2 करने। श्योर लैरी वाज माय सन, हकीकत वास्तव में लैरी मेरा बेटा है, बट आई थिंक टू हिम दे वर ऑल माय सन्स, उसने, अब ये बात कौन कह रहा है, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो कह रहा है कि वास्तव में कि लैरी मेरा बेटा है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मेरे बेटे। क्यों, लैरी की जो गर्लफ्रेंड थी उसको उसने एक लेटर दिया था, वो लेटर लैरी का जो लेटर था जो लैरी ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था,
वो जो लेरी की गर्लफ्रेंड जो एनी थी उसने किसको सुना दिया, एनी ने सुना दिया जो को। तो जो को लगा कि मैं मेरे बेटे को ही मैंने नहीं मारा, मैंने मेरे बेटे के साथ 21 लोगों को मारा, अर्थात मैं पहले तो मेरे परिवार का भला सोचता था, अब मुझे मेरे मन में हृदय में दया आ रही है, और इसका मतलब मेरा बेटे सिर्फ 2 ही नहीं है, क्रिस और लेरी मेरे बेटे नहीं है, इसके अलावा मेरे सारे के सारे सोल्जर है वो सारे मेरे क्या है, बेटे के समान है, और आज के बाद मैं ऐसे कभी गलत काम नहीं करूंगा। और इसके बाद में खुद को क्या कर देता है, मार देता है। तो देखो, these lines are from the play All My Sons by Arthur Miller. जो किलर the father says these words at the very end of the play। यानी कि ये जो लाइन होती है ये कहता कौन है, जो कहता है, जो कौन है, जो वो जो पापा है, किसका पिता है, लैरी का पिता है, और वो प्ले के एंड में कहता है, इससे वो कहता है दिस एंड ये आफ्टर द रीडिंग द लेटर फ्रॉम हिज डेड सन लैरी। और उसका जो बेटा है, किसका, जो का बेटा कौन है, जो का बेटा लेरी है, वो क्या हो गया, मर गया, और मरने के बाद में उसने जो लेटर लिखा था, क्या लिखा था, लेटर, उसको पढ़ने के बाद में वो ये बातें कहता है। जो किलर मेड बैड एरोप्लेन पार्ट्स डेट कॉज्ड 21 पायलट्स टू डाई। यानी कि उन्होंने क्या किया था, गलत एरोप्लेन के पार्ट बनाते जिससे 21 लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ही डिड इट फॉर हिज फैमिली एंड हिज सन लेरी। उसने ये कार्य क्यों किया, वो उसने अपने बेटे लेरी के लिए किया, क्योंकि इससे पैसे कमाएंगे, और फैमिली के लिए किया, और इससे कुछ नहीं होने वाला। बट द लेटर सो दैट लेरी किल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द सेम बिकॉज ऑफ व्हाट हिज फादर डिड। यानी कि इसके कारण वो जो उसने गलत काम किया, किसने किया, जो ने गलत काम किया, जिसके कारण लेरी को क्या लगा, शर्म आने लगी, और शर्म आने के कारण उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। फाइनली जो रियलाइज, अंत में जो को महसूस हुआ इज बिग मिस्टेक, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ही अंडरस्टैंड दैट, उसने समझा ऑल द पायलट्स हु डेड वर जस्ट लाइक हिज ओवन सन। उसको लगा कि जो 21 जो लोग मरे वो कोई पायलट नहीं थे, वो मेरे बेटे के समान थे। अगला यूनिट 2। अब यही है कि अपन को करेक्टर बताना सारों का प्रश्न आ सकता है। तो किंग डकन इज ए गुड एंड किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। जो किंग डंकन थे ये बहुत ज्यादा कैसे अच्छे स्कॉटलैंड के राजा थे। ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बुढ़े व्यक्ति थे, हु लव्स हिज कंट्री, और जो अपने देश से बहुत ज्यादा क्या करते थे, प्रेम करते थे। ही इज वेरी ट्रस्टिंग एंड सीज द गुड इन एवरीवन। वो बहुत ही ज्यादा विश्वास के लायक और हर एक को अपना समझने वाले व्यक्ति थे। ही ट्रस्ट मैकबेथ अ लॉट। वो मैकबेथ के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, बट दिस ट्रस्ट बिकम हिज बिगेस्ट मिस्टेक। वो मैकबेथ पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, पर ये जो उनका सबसे बड़ी क्या थी, मिस्टेक थी, अर्थात भूल थी, बिकॉज मैकबेथ किल्ड हिम। क्योंकि मैकबेथ ने अपने जो सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले राजा को क्या किया था, मारा था। तो अब प्रश्न आ जाए कि मैकबेथ कैसा व्यक्ति था, उसके बारे में तो ये बता सकते हो, या डकन कैसा व्यक्ति था उसके बारे में ये बता सकते हो। आगे बैंको का चरित्र चित्रण। बैंको इज ब्रेव जनरल एंड द मैकबेथ गुड फ्रेंड। अब जो बैंको था ये जो एक तो जनरल था, और उसके साथ में वो जो मैकबेथ का क्या था, अच्छा दोस्त था। ही ऑल्सो हियर द विचेस मैजिक वर्ड। और उसने भी, जो बैंको ने भी क्या किया था, जो उन्होंने कुछ जादूगरनियों ने कहा था कि बैंको खुद नहीं बनेगा, उसका बेटा क्या बनेगा, उसका बेटा जो राजा बनेगा। तो ये शब्द उसने भी सुने थे। द विचेस टेल हिम दैट हिज चिल्ड्रन विल बिकम किंग। उसके बेटे क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। बैंको इज ए गुड मैन। बैंको अच्छा व्यक्ति है। ही डज नॉट लेट ग्रीड एंटर द हार्ट। उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई लालचा नहीं है, किसी प्रकार की किसी के प्रति कोई घृणा वगैरह नहीं है। मैकबेथ फील जेलियस एंड द स्कर्ट ऑफ द बैंको। अब जबकि मैकबेथ एक समय बाद उसको बहुत ज्यादा क्या होती है, एक दूसरे से घृणा होती है। सो एंड इसलिए ही ऑर्डर इट मर्डर। और इसलिए वो क्या कर देता है, वो बैंको का मर्डर कर देता है। कौन करता है, मैकबेथ कर लेता है, एक रात पार्टी में बुलाकर। अगला है मैकडफ। कौन है, मैकडफ। मैकडफ इज वेरी लॉयल लॉर्ड एंड स्कॉटलैंड। मैकडफ है वो बहुत ज्यादा कैसा, वफादार व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, वफादार व्यक्ति है। He is the first person to the doubt Macbeth after the king killed।
अब ये मैकडफ है, ये पहला व्यक्ति है जिसको शक था कि जो राजा को, हमारे डंकन को मारा है, वो किसने मारा है, वो इसने मारा है, हमारा जो व्यक्ति मैकबेथ ने मारा है। मैकडफ लव्स हिज कंट्री मोर देन हिज ओवन लाइफ, यानी कि मैकडफ है वो अपने देश से, खुद से ज्यादा देश से प्रेम करता था। मैकबेथ किल्स मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब जो मैकबेथ ने क्या किया, सबको मार दिया। मैकडफ ने क्या किया, मैकडफ एक अच्छा व्यक्ति था, अब इसको जो फैमिली वगैरह सारे लोग, वो ये जितना अपनी फैमिली को पसंद नहीं करता था, उससे ज्यादा किसको पसंद करता था, अपने देश को पसंद करता था। परंतु मैकडफ को विश्वास था कि जो हमारे राजा को मारा है वो किसने मारा है, हमारे राजा को मैकबेथ ने मारा है। अब घटनाक्रम ये होता है कि मैकबेथ को जब ये बात पता चली तो मैकबेथ ने क्या किया कि मैकडफ को तो मार नहीं पाया, परंतु इसने उसकी फैमिली को मारा। इन द एंड मैकडफ इज द ब्रेव हीरो हु किल्स मैकबेथ। पर जो मैकडफ था ये बहुत ज्यादा क्या रियल हीरो निकला, और इसने मैकबेथ को मारा, अपने परिवार का बदला लिया, एंड सेव द कंट्री, और उसने देश को बचाया। क्योंकि यदि मैकबेथ यदि बच जाता तो दुनिया के अंदर और ज्यादा गलत गलत कार्य करता। अगला है मैलकॉम। मैलकॉम कौन है, डंकन का बड़ा बेटा। इज द इल्डेस्ट सन ऑफ द किंग डंकन, डंकन का सबसे बड़ा बेटा है। आफ्टर हिज फादर किल्ड, अपने पापा की डेथ के बाद, ही रन्स अवे टू इंग्लैंड टू सेव हिज लाइफ। और पापा की जैसे ही डेथ हुई, उसको लगा कि मेरे पापा की डेथ हो गई, पापा को मार दिया गया, तो उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, खुद की जिंदगी बचाने के लिए। ही स्मार्ट एंड केयरफुल, वो बहुत ज्यादा क्या था, चतुर था और एक सावधानी वाला व्यक्ति था। लेटर इन, बाद में, ही गैदर अ बिग आर्मी विद द हेल्प ऑफ इंग्लैंड, और उसने इंग्लैंड में जाके बहुत बड़ी क्या की, एक आर्मी को कलेक्ट किया, अर्थात आर्मी एक बनाई, इकट्ठी की। ही कम्स बैक टू द फाइट मैकबेथ, और वो वापिस आया और उसने क्या किया, लड़ाई की, किससे की, मैकबेथ से की, एंड बिकम द ट्रू टू राइटफुल किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और उसके बाद में उसने क्या किया, जब उसने वहां से सैनिक लेके आया और उसके बाद में मैकबेथ से लड़ाई की, तो मैकबेथ हार गया और वापिस ये क्या हो गया, ये जो मैलकॉम था ये वापिस राजा बन गया। अगला है मैकबेथ। मैकबेथ इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। प्ले का सबसे मुख्य व्यक्ति जो इसका है वो कौन है, मैकबेथ है। एट फर्स्ट ही इज अ ग्रेट एंड ब्रेव सोल्जर। शुरुआत में ये सबसे महान और एक अच्छा सैनिक था, बट ही हैज ट्रेजिक फ्लो। अब उसने क्या किया, ही इज टू ग्रेडी फॉर पावर। वो सत्ता के लिए बहुत ज्यादा लालची था, यानी कि राजा बनने के लिए उसके मन में बहुत ज्यादा क्या था, लालच था। द विचेज टेल हिम ही विल बी किंग, यानी कि जादूगरनियों ने उसको बताया था कि वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। एंड हिज वाइफ पुश हिम टू डू बैड थिंग्स, पर उसकी वाइफ ने उसको पुश किया, यानी कि धकेला, किसके लिए, गलत कार्य करने के लिए। गलत कार्य क्या, राजा को मारना। ही किल्स, वो मारता है, द किंग एंड हिज फ्रेंड्स, वो राजा को मारता है, राजा के फ्रेंड्स को मारता है और अपने फ्रेंड्स को मारता है, इसके साथ में उसके परिवार तक को मार देता है। स्लोली एंड धीरे धीरे ही बिकम अ क्रूर मॉन्स्टर एंड द डाइज अ सैड डेथ, और इसके साथ में वो बहुत ज्यादा क्रूर हो जाता है, एक समय बाद उसकी जो दुखद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे, अब अगला प्रश्न है मैकबेथ का, जो अपन को क्रिटिकल एनालिसिस करना है, इससे रिलेटेड प्रश्न है। इंट्रोडक्शन। मैकबेथ इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, यानी कि जो मैकबेथ है ये सबसे प्रसिद्ध जो एक त्रासदी है, और किसके द्वारा लिखी गई, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इट इज ए डार्क एंड ब्लडी प्ले दैट टीचेस अस दैट टू मच ग्रीड एंड द एम्बिशन कैन डिस्ट्रॉय ऑफ द पर्सन्स लाइफ कंप्लीटली, यानी कि ये अपन को बताता है, ये कहानी है अपन को बहुत ज्यादा अंधकारमय और एक खूनी कहानी है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये कहानी हमें पढ़ाती है कि एक लालसा होती है, यदि कोई व्यक्ति लालच करता है तो, और यदि किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा यानी कि इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो ये हमें क्या करती है, डिस्ट्रॉय, विनाश की ओर लेके जाती है पूर्ण रूप से। द रोल ऑफ एम्बिशन, यानी कि महत्वाकांक्षाओं का भूमिका। मैकबेथ इज ए गुड मैन एट द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में जो मैकबेथ है वो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, लड़ाई करता है, राजा के प्रति वफादार रहता है, अच्छा कार्य करता है। बट व्हेन ही हियर ही कैन बी किंग, जब उसने सुना कि वो क्या बन सकता है, राजा बन सकता है, हिज माइंड चेंज, उसका दिमाग बदला। लेडी मैकबेथ फिल हिज माइंड विद ग्रीडी थॉट, जबकि उसकी जो वाइफ थी उसके मन में विचार आया रानी बनने का, और उसने भी उसके दिमाग को क्या किया, थोड़ा घुमाया। दे फॉरगेट राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड मर्डर ए स्लीपिंग इनोसेंट किंग टू गेट द क्राउन, और वो ये भूल गए
कि उनकी क्या सही है और क्या गलत है, और उन्होंने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। एक सोते हुए बहुत ही ज्यादा भावुक और बहुत ज्यादा अच्छे राजा का उन्होंने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया था। नेक्स्ट है कि जो अपन ने इसका हिंदी ये लिखा गया कि मैकबेथ का जो किस प्रकार से है कि वो सबसे पहले व्यक्ति होता है अच्छा होता है, उसके बाद उसको लालच और महत्वाकांक्षा होती है, उसके कारण वो अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। अगला है गिल्ट एंड फियर, उसके बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसको डर लगता है। आफ्टर द मर्डर, मर्डर के बाद में देन वे डू नॉट फाइंड हैप्पीनेस, अब मर्डर के बाद में उसको किसी प्रकार कोई खुशी नहीं मिलती है। मैकबेथ शुरू करता है सीइंग एंड देखना घोस्ट लाइक बैंकोस घोस्ट एंड द कैन नॉट स्लीप। अब वो बिल्कुल भी, अब उसको है ना, जब उसके डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में वो मतलब सॉरी यानी कि राजा को मारता है, और बैंक को उसके मन में अब सपने आ रहे हैं। उसको सपना में कौन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो सपना आ रहा है भूत के रूप में दिख रहा है। भूत के रूप में कौन दिख रहा है, बैंक को। अब उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेडी मैकबेथ स्टार्ट स्लीप वॉकिंग एंड ट्राई टू द वॉश फेक ब्लड ऑफ हर हैंड, देयर बैड एक्शंस रूइन देयर मेंटल पीस। अब देखो उनके मन में अशांति बनी हुई है, क्योंकि जब उसने उसको मार दिया तो उसके मन में आत्माएं आ रही है। उसके चारों ओर जो व्यक्ति घूम रहा है, वो कौन व्यक्ति घूम रहा है, उसके चारों ओर व्यक्ति जो घूम रहा है वो बैंकों का क्या, बैंकों का सपना आ रहा है बार बार। और उसकी वाइफ भी बहुत ज्यादा क्या हो गई, चिंतित हो गई। क्यों, राजा को मारा, दूसरे व्यक्तियों को मारा, उसके बाद उसको क्या आ रहे, सपने आ रहे। अब डर लग रहा है। कंक्लूजन, इन द एंड क्राइम डज नॉट पे, मैकबेथ लॉसेस हिज फ्रेंड्स। अब मैकबेथ है वो अपने दोस्तों को क्या कर देता है, खो देता है। हिज वाइफ डाइज, उसकी वाइफ मर जाती है। एंड मैकडफ किल हिम बैटल, और मैकबेथ है उसको क्या कर देता है, एक वार में मार देता है। यानी कि देखो घटनाक्रम ये होता है, वो सबसे पहले किसको मारता है, राजा को मारता है। ये सबसे पहले क्या करता है, किंग को किल करता है। किंग के बाद में सभी किसको करता है, फ्रेंड्स को किल करता है। फ्रेंड्स को किल करने के बाद में ये क्या रहता है, फ्रीडम में रहता है। क्या रहता है, फ्रीडम। इसको लगता है अब मुझे कोई नहीं मारेगा। परंतु इसको क्या होता है कि जब एक बार इसकी वाइफ की तबीयत बिगड़ जाती है, क्यों बिगड़ती है, क्योंकि किले को चारों ओर वो अपनी आर्मी होती है ना, सेना, उसका बेटा जो बना रहा होता है वहां पे इंग्लैंड में, इसको चारों ओर आर्मी घेर लेती है। जब आर्मी आ जाती है, आर्मी आने से इसकी वाइफ को क्या हो जाती है, टेंशन होती है। वाइफ को क्या होती है, टेंशन। और वाइफ को टेंशन होने से वाइफ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और वाइफ की डेथ होने के बाद में किले को घेर देते हैं, और किले को घेरने के बाद में इसकी मैकडफ है वो क्या कर देता है, किल कर देता है। मैकडफ, मैकडफ किसको किल करता है, तो मैकडफ है वो किल करता है अपने जो अपना यहाँ व्यक्ति है जो मैकबेथ, इसको किल कर देता है। आगे, द प्लेस सो डेट द एवल एक्शन, यानी कि जो हमें गलत हमारे जो एक्शन है, ओनली ब्रिंग्स सॉरो, यानी कि हमारी जो गलत बातें है या जो हम गलत काम करते हैं वो सिर्फ हमें दुख देते हैं। एंड इन आवर गुडनेस ऑलवेज विंस एज मेलकॉन ब्रिंग्स पीस बैक द स्कॉटलैंड, और गुडनेस यानी हम अच्छी आदतें होगी तो उससे हम जीतेंगे, किसकी तरह, मेलकॉन की तरह। और हमेशा जो अच्छी आदतें होगी उससे हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो मेलकॉन होता है वो क्या करता है, राजा बनता है वापिस, और वो शांति लेके आता है कहां पर, स्कॉटलैंड में। आगे अगली है यूनिट 3। यूनिट 3 में यही है, क्रिस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो क्रिस की जो समस्या क्या थी। ऑल माय सन्स में अपन ने पढ़ा था कि क्रिस के सामने क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या संघर्ष आती है। तो क्रिस के एक तो वो शादी करना चाहता है, शादी वाला संघर्ष है, उसकी मां नहीं मान रही कि मेरा बेटा जिंदा है। दूसरा इसके सामने समस्या क्या आती है, उसके जो पापा है वो गलत काम कर देते हैं उसके। अब एक तो वो बेटा मर गया था, दूसरा इस बेटे को भी बुरा लगता है कि पापा आपने ये काम क्या किया है, गलत किया है। तो देखो, क्रिस लव फॉर हिज फादर, क्रिस केलर इज वेरी गुड एंड लविंग सन, यानी क्रिस है वो बहुत ज्यादा कैसा है, अच्छा है। उसके साथ में एक पापा से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ही रिस्पेक्ट्स हिज फादर, वो अपने पापा का सम्मान करता है। जो केलर का वेरी मच, बहुत ज्यादा। जो हैज ऑलवेज वर्कड हार्ड, यानी कि जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा कड़ी परिश्रम करते हैं। गिव्स हिज फैमिली मनी एंड कंफर्ट, वो अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए जो जो है वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत करते हैं। पर क्रिस लुक्स अप टू हिज फादर एज ए हीरो एंड द ऑनेस्ट बिजनेसमैन, यानी कि क्रिस के मन में ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा एक हीरो है, अर्थात नायक है, और एक ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति है। पर होता क्या है, इसका उल्टा। क्रिस सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ट्रस्ट, क्रिस का जो कर्तव्य बोध है उसके बारे में बताया गया। क्रिस इज एन
आइडियलिस्ट विद स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। यानी कि जो क्रिस है ये क्या है, आइडियलिस्ट नहीं, विचार करता है किसके बारे में, नियमों के बारे में, कि जो नियम है वो सही है या गलत है। एज ए वार सोल्जर यानी कि सैनिक की तरह, हिस्सा वो देखता है हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को डाई एंड मरे हुए फॉर देयर कंट्री। अब अपने देश में ही अपने देश के लिए उसके जो दोस्त मरते हैं उसके लिए वो चिंतित रहता है, देखता है। ही बिलीव, जो विश्वास करता है डेट एंड की पीपल शुड बी ऑनेस्ट, यानी कि लोगों को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, केयर एंड ख्याल करने वाला होना चाहिए फॉर द वर्ल्ड, संसार में, एंड नेवर डू एनीथिंग डेट हार्म इनोसेंट पीपल। यानी कि हमें जो हार्म इनोसेंट पीपल, यानी कि जो हमें जो निरपराध होते हैं या जो लोगों ने अपराध नहीं किया है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक वगैरह नहीं करना चाहिए, अर्थात उन लोगों को किसी प्रकार का हार्म यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इनोसेंट यानी जिनकी कोई गलती नहीं है, अर्थात भावुक, या फिर अपन कह सकते निरपराध, क्या कह सकते निरपराध। जो निरपराध व्यक्ति है उसके ऊपर अपन को किसी प्रकार का अटैक नहीं करना चाहिए। यानी कि ये सही और गलत को लेकर बहुत ज्यादा क्या स्ट्रिक्ट, यदि इसके पापा ने गलत किया तो पापा का विरोध करेगा, पापा ने सही किया तो उसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। आगे, द पेनफुल चॉइस, क्रिस गेट्स एंग्री एंड क्राइज एट हिज फादर। अभी अपने पापा से क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर चिल्लाता है, गुस्सा होता है। रियलाइजिंग हिज मनी इज कवर्ड इन द ब्लड ऑफ डेड सोल्जर, वो कहता है कि आपने जो भी पैसे कमाए वो सारे सारे आपने पैसे नहीं कमाए, उन जो सैनिक है, मरे हुए सैनिकों का आपने क्या किया है, खून पिया है। इन द एंड his sense of the right and wrong wins over his blind love for his father। यानी कि उसके जो पापा के प्रति जो प्रेम होता है वो क्या हो जाता है, जो पापा के प्रति जो प्रेम होता है उसको गलत समझ लेता है, अर्थात वो हार जाता है। दिस ट्रूथ ब्रेक देयर फैमिली फॉर एवर, और यही जो चीज है उसके परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देती है। यानी कि वो अपने पापा के लिए सही और गलत की समझ, उसके पिता के प्रति अंधे प्यार की जीत हासिल करती है, अर्थात यानी कि उसका जो पापा के प्रति जो प्रेम होता है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। क्यों, पापा ने क्या किया था, गलत काम किया था। आगे, अगला है सुटेबिलिटी ऑफ द ऑल माई सन्स। ऑल माई सन्स जो है चैप्टर या ड्रामा, इसके जो शीर्षक की सार्थकता किस प्रकार से उसके बारे में। मीनिंग एंड द टाइटल इज वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप, ये जो बहुत ज्यादा सुंदर है और इसके साथ डीप है, गहरा है। इट कम्स फ्रॉम द लास्ट लाइन्स स्पोकन बाय जो किलर, और जो ऑल माई सन्स है ये जो अंतिम वर्ड किसके थे, ये जो कहते, क्योंकि उसके बाद में वो क्या हो जाते, मर जाते। थॉटफुल थ्रू द प्ले जो ओनली केयर अबाउट हिज ओवन रियल सन, यानी कि जो होता है वो सिर्फ अपने बच्चों की रियल सन होते हैं उनका केयर करता है। क्रिस एंड लैरी, ही फॉरगेट्स दैट ही हैज ड्यूटी टू अदर पीपल्स सन इन द वर्ल्ड एज वेल। अब पहले इसके मन में सिर्फ ऐसा ही था कि मेरे जो दो बेटे हैं वही मेरे लिए सब कुछ है, बाकी जो बेटे हैं उनके लिए इसके मन में किसी प्रकार का कोई ख्यालात वगैरह नहीं थी। जो केलर नैरो माइंड, अब इसके जो केलर के नैरो यानी कि छोटी जो विचार है उसके बारे में, जो रन्स अ फैक्ट्री एंड द सेंड्स बैड पार्ट्स ऑफ द आर्मी ड्यूरिंग द वार टू अवॉइड लॉसिंग द बिजनेस। यानी कि इनके जो पापा है जो इन्होंने क्या किया कि जो खराब चीजें थी वो कहाँ भेज दी, युद्ध के अंदर भेज दी। क्यों, क्योंकि कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं हो, लॉस रोकने के लिए। इससे वो कहते हैं ही डिड इट फॉर हिज फैमिली, उन्होंने विचार किया था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अर्थात मुझे फैमिली के लिए पैसा कमाना है। ही थॉट, उसने सोचा डेट एंड की एज एंड जैसे लॉन्ग एज इज ओवन सन्स वर सेफ, उसके मन में एक ही विचार था कि मेरे बेटे वो क्या रहे, हमेशा सेफ रहे। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं मैटर, और कुछ भी मैटर नहीं करता। ही वॉज वेरी सेल्फिश, और वो जो थे वो ज्यादा क्या थे, सेल्फिश थे। उनको लगता था यदि मेरे बेटे सेफ है तो सब सेफ है, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इसी प्रकार वो जो युद्ध में क्या करते हैं, गलत सामान भेजते, और जिससे इनकी कंपनी को बेनिफिट हो और उन लोगों को बेचारों क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। आगे, अब उससे क्या हो जाता है कि रियल फाइनल रियलाइजेशन, अब इससे नुकसान क्या होता है, कुछ क्या है कि पीपीटी वगैरह डिलीट हो जाती है बीच में यदि हो गई है,
तो इसकी आपको PDF भेज देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे। When Joe reads the letter, he cries and say, "Sure, Larry was my son, but I think to him they were all my sons." अब अपन ने कहा था कि वो जो लड़की थी एनी, एनी ने जो लेटर बताया तो उसमें लिखा हुआ था कि पापा आपने बहुत गलत किया, आपने इन सोल्जर्स को मारा, इसलिए मैं भी अभी मर रहा हूँ वगैरह इस प्रकार से। तो इसने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ कि लैरी मेरा बेटा था, पर अब मेरे सारे बेटे, ही रियलाइज, वो महसूस करता है, दो 21 डेड पायलट्स वर्क लाइक हिज ओवन सन टू। और वो कहता है कि जो 21 जन जिनकी डेथ हुई है वो भी मेरे बेटे की तरह ही है। द टाइटल टीच अस अ लेसन अबाउट ह्यूमन ब्रदरहुड। और ये जो हमारा जो इस पार्ट का दिया गया जो टाइटल है, शीर्षक है, ये हमें जो एक भाईचारे के रूप में बता रहा है कि हमें आपसी भाईचारा हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगला यूनिट 4। अब अगला है व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट प्ले। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट प्ले क्या है। देखो इन दिस प्लेज द स्टोरी डज नॉट मेक क्लियर सेंस। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट प्ले होता है इसके अंदर जो अपनी कहानी होती है वो एकदम से क्लियर नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई क्या रहता है, कंफ्यूजन बना रहता है। करेक्टर्स करेक्टर्स परफॉर्म स्ट्रेंज थिंग्स लाइक टॉक विदाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। यानी कि जो उसके अंदर जो करेक्टर होते हैं उनका भी कोई मतलब क्लियर अपन को कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है, और वो भी उन चीजों को अपन समझ नहीं पाते हैं, उनकी जो बातें होती है उनको अपन स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं। द वर्ल्ड अबस्टर्ड मीन्स सिली और मीनिंगलेस। यानी कि जो ये वर्ड है एबस्ट, इसका मतलब है कि मीनिंगलेस, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन है। दिस प्लेस सो दैट ह्यूमन लाइफ कैन बी कंफ्यूजिंग एंड विदाउट क्लियर पर्पज। यानी कि ये जो अपन को बताता है कि जो मानव का जीवन है वो तब तक मतलब क्या है, तब तक मानव का जो जीवन है वो एक क्लियर, जब जब तक अपने पास में कोई क्लियर पर्पज अर्थात उद्देश्य नहीं होगा तब तक हमारा जीवन है वो क्या रहेगा, हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगा। अर्थात जीवन के अंदर हमारा एक क्लियर पर्पज होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जब हमारा क्लियर पर्पज नहीं है और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और इस प्रकार की कहानियां होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं एबस्ट्रैक्ट प्ले। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ क्लियर स्टोरी एंड द बैकग्राउंड। यानी कि स्पष्ट कहानी होता है, स्पष्ट कहानी का क्या होता है, अभाव होता है। हेरोल्ड प्रिंटर हेरोल्ड पिंटर्स प्ले इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस। अब जो हेरोल्ड पिंटर ने एक जो कहानी लिखी है, किस कौन सी, बर्थडे वाली, वो द मेन कैरेक्टर स्टेनली लिव्स इन ए गेस्ट हाउस। यानी कि वो उनके घर में गेस्ट आया हुआ है। वी डू नॉट नो हु इज रियली इज और व्हाई ही इज हाइडिंग। अब देखो अपन को पता नहीं है कि स्टेनली कौन है और वो उनके घर में क्यों आया और वो क्यों यहाँ पर हाइड रहा है। सडनली अचानक जो गोल्डबर्ग एंड द मैकन कम द कैच हिम, और इतनी देर में उसको स्टेनली को पकड़ने के लिए कौन, गोल्डबर्ग और मैकन आ जाते हैं। एंड द राइटर नेवर टेल्स अस हु सेंट देम एंड व्हाट स्टेनली क्राइम इज। अब उसके जो उसको स्टेनली को पकड़ने के लिए वो दो जने आते, कौन आते, गोल्डबर्ग आता है और मैकन आता है, और उसको पकड़ के लेके जाते। अपन को पता ही नहीं क्यों आए, क्यों पकड़ के लेके गए, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और किसका बर्थडे था। यानी कि जब कहानी खुद अधूरी हो, पूरी नहीं बताई गई हो, तो उसको अपन जो ये कह सकते एब्स्ट्रैक्ट। आगे इसके अंदर और क्या होता है, स्ट्रेंज डायलॉग एंड द एक्शन। इसके अंदर जो बातें होती है वो स्ट्रेंज यानी कि अजीब तरीके की होती है। द वे करेक्टर्स टॉक इज वेरी स्ट्रेंज। यानी कि इनकी जो बातें करने का जो तरीका होता है वो एक अजीब होता है। दे रिपीट वर्ड्स एंड आस्क सिली क्वेश्चन। वो जो अपने जो बातें होती है उनको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, और वो जो सिली क्वेश्चन यानी कि जो बेवकूफी वाले प्रश्न होते हैं वो क्या करते हैं, पूछते। तो वो जो इसके अंदर बार बार उसको एक प्रश्न पूछते रहते हैं। अपन देखते हैं बर्थडे के दिन जब वो जाते हैं तो जो गोल्डबर्ग वगैरह और कैनन वो अलग अलग प्रकार के विचार उस व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रश्न पूछते। मैग थ्रो a party for the Stanley even though he say it is not his birthday। अब देखो जो मैग तो होती है वो बर्थडे की पार्टी स्टार्ट करती है कि भैया आज तेरा बर्थडे है, जबकि वो खुद बंदा कह रहा है कि मेरा आज बर्थडे नहीं है। स्टेनली ट्राई टू चोक मैग ड्यूरिंग द गेम।
अब वो क्या करते हैं कि मैग के साथ में वो गेम खेलते हैं तो उसके ऊपर गिर जाता है। ऑल दीज वायर्ड एक्शंस एंड डायलॉग क्रिएट अ फीलिंग ऑफ द डेंजर एंड द सस्पेंस। ये जो चीजें होती है इससे लोगों के मन में एक नया सस्पेंस जागता है और एक नया खतरा पैदा होता है। सर्विंग एंड बताता है डेट एंड की वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन आवर लाइफ, यानी कि हम सब कुछ हमारी जिंदगी में चीजों को नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो उसके ऊपर गिर जाता है और गिरने के बाद भी मैग के ऊपर अलग अलग हरकतें करता है तो वो क्यों कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, वो उसका क्यों गला दबा रहा था, इसके बारे में हम सब कुछ चीजों के बारे में पता नहीं लगा सकते। अगला है छठा क्वेश्चन। छठे में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से कोई आपको एक करना है। अब एलिजाबेथन ड्रामा, अब एलिजाबेथन जो ड्रामा है उसके बारे में बताना है या फिर आपको शेक्सपियर जो ट्रेजेडी है इनके बारे में बताना है। तो देखो, एलिजाबेथन ड्रामा स्टार्ट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। ये जो एलिजाबेथन जो ड्रामा ये कब से शुरू हुआ, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम से शुरू हुआ है। प्लेराइट्स लाइक विलियम शेक्सपियर रोट अमेजिंग प्ले, और इसके सबसे महत्वपूर्ण जो राइटर में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, विलियम शेक्सपियर है, इन्होंने लिखे। दे डिड नॉट फॉलो ओल्ड रूल्स, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने वो पुरानी जो चीजें उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। दे मिक्स्ड हैप्पी सीन्स विद सैड सीन, और उन्होंने मिक्स की चीजों को, कभी कभी कुछ खुशी की चीजें तो कभी कभी उदासी की चीजें। दे रोट अबाउट ह्यूमन फीलिंग किंग्स एंड द बिग बैटल, यानी उन्होंने जो भी विलियम शेक्सपियर ने जो चीजें लिखी वो लिखी ह्यूमन फीलिंग यानी कि मानवीय भावनाओं के बारे में, इसके साथ में उन्होंने राजाओं के बारे में और वाराओं के बारे में मिलाई। उन्होंने सुखद और दुखद दृश्यों को क्या किया है, एक साथ में मिलाया है। आगे, A Shakespearean tragedy always has a noble hero who has a big character weakness, यानी कि जो शेक्सपियर की त्रासदी है वो हमेशा एक महान नायक के रूप में रहती है। और देखो वो who has a big character weakness, यानी कि जो शेक्सपियर जो भी अपनी प्ले वगैरह लिखते हैं, ड्रामा वगैरह, उसके अंदर वो अपना जो मुख्य जो कैरेक्टर होता है उसको हमेशा कमजोर रखते हैं। जैसे कि डंकन राजा था, उसको कमजोर रखा। इससे अलावा जो भी व्यक्ति होता है उसके अंदर ये क्या करते हैं, मुख्य व्यक्ति को हमेशा कमजोर रखते हैं। दिस वीकनेस इज कॉल्ड हमाइटा, क्या कहलाता है, हमीटा, यानी कि ये जो वीकनेस होती है ये हमाइटा के नाम से कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैकबेथ इज ए ब्रेव जनरल, यानी कि मैकबेथ है वो कैसा जो ब्रेव यानी बहादुर व्यक्ति था, but his bad ambition to become king make him kill his own good king. This choice disturbed his life, यानी कि जो अपन ने पढ़ा कि मैकबेथ है वो बहादुर व्यक्ति था, परंतु उसकी जो इच्छा है वो ज्यादा होने के कारण अपने राजा को वो क्या कर देता है, मार देता है, और अपने खुद के राजा को। और यही जो चीज है ये चीज है जीवन को क्या कर देती है, डिस्टोर्ट यानी कि नष्ट कर देती है। तो देखो कभी कभार ये होता है कि जो राजा है वो या इसका मेन कैरेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर होता है, उसको अपन एमआईटी के नाम से जानते हैं। अगला छठे का भी मॉडर्न ट्रेजेडी क्या होती है और उसके अंदर तकनीकी कौन सी होती है, टेक्निकल कौन सी होती है। तो मॉडर्न ट्रेजेडी इज अबाउट ऑर्डिनरी पीपल नॉट किंग्स, जो मॉडर्न जो ट्रेजेडी होती है ये ऑर्डिनरी पीपल के बारे में होती है, आम लोगों के बारे में होती है, राजाओं के बारे में नहीं होती है। इट्स सो नॉर्मल पीपल फाइटिंग with daily problems like money, family, trouble and work stress, यानी कि ये जो अपने मॉडर्न ट्रेजेडी होती है ये सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं बताती, ये नॉर्मल लोगों के बारे में, नॉर्मल लोगों की भावनाएं होती है, उनकी समस्याएं रोज क्या होती है, उनके पैसे की समस्या, उनके परिवार की समस्या, उनका भयानक स्थिति और उनके जो स्ट्रेस, उनके मन में जो तनाव है उसके बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्ले ऑल माई सन जो किलर इज द नॉर्मल बिजनेसमैन, यानी कि जो है वो कैसे एक सामान्य बिजनेसमैन है, व्यवसायिक है, हु मेक मिस्टेक्स टू सेव हिज मनी, यानी कि वो हमेशा क्या करते हैं, गलतियां करते हैं और किसके लिए, पैसा बचाने के लिए। एंड दिस डिस्टर्ब हिज फैमिली, और यही अपने परिवार को क्या करता है, नष्ट करता है। अगला, एंड abstate the play so that human life has no clear plan और मीनिंग, यानी कि जो मानव जो जीवन है इसके जो चीज है वो बिल्कुल भी तय नहीं है, वो अपन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। द स्टोरी डू नॉट हैव अ सिंपल स्टार्ट और एंड, और जो कहानी होती है वो न तो इजी वे में शुरू होती है और न समाप्त होती है। कैरेक्टर्स फील लॉनली एंड लॉस्ट
करेक्टर को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। इन द हेरोल्ड पिंटर्स प्ले पीपल यूज स्ट्रेंज एंड वर्ड्स एंड रिपीट सेंटेंसेस बिकॉज दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर प्रॉपरली। यानी कि इसके अंदर जो हेरोल्ड जो पिंटर की जो रचना है, इसके अंदर वो बार बार वही बात करते हैं कि आपने गलत किया, गलत किया, गलत किया, और वो बेटा अभी तक जिंदा है। क्यों? इनके पास तो ज्यादा वर्ड्स वगैरह होते नहीं है, नॉर्मल वर्ड ही होती है। अगला कॉमेडी ऑफ मेंस, ये क्या होता है तो देखो, डर का हास्य। द कॉमेडी ऑफ मेनेस इज द स्टाइल वेयर वी लव। यानी कि कॉमेडी ऑफ मेनेस का मतलब है जहां पर हम क्या करते हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं? हंसते हैं। बट वी ऑल्सो फील वेरी अफाइड। हंसने के साथ में हम डरे हुए होते हैं। अ सेफ हाउस इज सडनली विजिटेड बाय द स्क्रे एंड द स्ट्रेंजर। और हमें जो साथ में हमें डरे हुए होते हैं, और इसके साथ में हमें जो अजनबी चीजें लगती है, हमारे घर के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा अजनबी चीजें लगती है। इन द हेरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी स्टेनली इज लिविंग इन सेफली। अब स्टेनली है वो कैसे रह रहा है? सेफ रह रहा है। यानी कि हमें हमारे घर के अंदर, अर्थात जहां हम रह रहे हैं वहां पर भी अपन को क्या अजनबी चीजें लगेगी। वो घर के अंदर रह रहा है, बट टू स्टेन्स मैन अराइव एंड स्टार्ट आस्किंग हिम वेरी इसके एंड द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। यानी दो व्यक्ति आते हैं और उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल पूछते हैं। अब है कि प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रामा। ये अपन ने जो शुरुआत में ही पढ़ लिया था छोटे वाले क्वेश्चन में, ये सेम ही है। तो इसी के साथ ये जो आपकी जो ड्रामा की क्लास थी, ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसलिए जल्दबाजी में लेने का कोशिश किए। हमने कोशिश ये की है कुछ ठीक बढ़िया तरीके से समझाने की, बट अब नाइट है, नाइट का 11-12 बजे है, तो कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी हुई है, तो माफ़ी चाहते हैं। बाकी बने रहे एग्जाम टॉपर के साथ। आप सभी का धन्यवाद। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।